रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो स्क्रीन शेयर करते हैं अपना। और अगर अभी तक कोई अगर डाउट वगैरह है तो पूछो तब तक, जब तक हम शेयर करते हैं। ओके, ये कौन आ गया? हेलो। हाँ, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। देखिए मैं सर मतलब इतना अच्छा से शुरुआत नहीं की है, मतलब कोडिंग की लैंग्वेज प्लस प्लस थोड़ा सा सीखा हुआ है। हम्म उसके बाद सीपी कुछ कर नहीं है। हम्म। कैसे मतलब कैसे होता है अपना? तो देखो, अगर तुम्हारा सी प्लस प्लस है, देखो कोडिंग के लिए अभी सीपी स्टार्ट करने के लिए स्क्रीन पहले विजुअल है सबको? दिख रहा है मेरा स्क्रीन? ओके। तो देखो, अगर तुम सीपी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो तुम वो करो। अभी मेरे ख्याल से अगर तुम कंडीशनल स्टेटमेंट जान चुके हो, लूप जान चुके हो, तो इनफ है, तुम स्टार्ट कर सकते हो। ओके, और वो इनफ होगा तुम्हारे लिए। तुम वेबसाइट पे जाओगे, तुम्हारा इजी लेवल क्वेश्चंस बन जाएगा। ओके, तो यही अच्छा रहेगा। और वहाँ जाओ, क्वेश्चंस बनाओ, और उसके बाद ही तुमको पता चलेगा कि तुमको और क्या पढ़ना चाहिए। देखो, जैसा होता है ना कि तुम स्टार्ट में ही, ठीक है, ये मत सोचो कि हमको ये चीज़ नहीं आता है। तुम स्टार्ट कर दो सीपी करना, और तुमको इजियर लेवल क्वेश्चंस भी मिलेगा, काफ़ी इजी लेवल क्वेश्चंस मिलेगा। और उसके बाद तुम क्या है कि उस क्वेश्चंस को करते जाओ। और जब क्वेश्चंस करते जाओगे तो तुमको जो जो टॉपिक फिर उसमें फील होने लगेगा कि ये चीज़ हमको नहीं आता है, फिर पार्टिकुलरली जाके उस टॉपिक को पढ़ो। ठीक है, क्योंकि अगर ये सोच रखोगे कि हम जाएं और बेसिक से स्टार्ट करें, पहले सी प्लस प्लस मास्टर कर लेते हैं, उसके बाद कोडिंग जाके स्टार्ट करेंगे, सीपी स्टार्ट करेंगे, तो कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी आदमी पूरा नहीं पढ़ पाता। तुमको पता चलेगा तुम 2 महीने तक सी प्लस प्लस पढ़े और प्रैक्टिस नहीं किए हो अच्छे से, तो पिछला टॉपिक भूल गए हो। करंट तुमको याद रहेगा, पिछला भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस जारी रखो, और सीपी से बेस्ट कुछ भी नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं करो, सर तुमको। डायरेक्ट मतलब कोड हाँ, कोड सेफ देखो, बहुत सारा डायरेक्ट वेबसाइट है। सीपी जनरली हम लोग कॉन्टेस्ट के सेंस में बोलते हैं। ओके, कि तुम यहाँ पे जाओगे, पहले एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। तुम वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत सारा वेबसाइट मिलेगा तुमको। कोड सेफ मिलेगा, एक मिलेगा कोड फोर्सेस। ठीक है, ये थोड़ा कोड सेफ से लेवल अप है। ठीक है, और तुमको बिगिनर के लिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करता है तुम्हारा हैकर रैंक। ओके, और एक और है लीड कोड। और मेरा चॉइस है कि अगर तुम अभी स्टार्टिंग पे हो तो, और क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करना है, तुम जीएफजी भी चूज कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा है, इसके पास क्वेश्चंस इवन अभी तक हम जहां तक देखे हैं सारे वेबसाइट को, सारे वेबसाइट से ज्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है इस पे। ओके, लगभग वेबसाइट से अ, मतलब हमको लगता है ना, जितना भी वेबसाइट पे तुम क्वेश्चन जाके विजिट करोगे, इस पे वो सारा क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। और इस पे अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो कोई कंपनी के लिए, तो उस सब के लिए फिल्टर्ड आउट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो काफ़ी ये हेल्पफुल है। जैसे आप मान लो तुमको अरे बेस्ड टॉपिक चाहिए, तो अरे बेस्ड चुनो, और अरे का जितना भी है क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, देखो हम जब स्टार्ट कर रहे थे तो देखो हम भी इजियर लेवल क्वेश्चंस, कुछ मीडियम लेवल क्वेश्चंस सब किए हैं। ठीक है, तो वही है कि तुम इस सब पे जाकर क्वेश्चंस करने लगोगे, ठीक है, तो तुमको पता चलने लगेगा कि तुम्हारा उस टॉपिक पे कितना पकड़ है। और कोड सेफ ऑब्वियसली इसमें भी जाओ, और बहुत इजी इजी क्वेश्चंस मिलेगा तुमको। ओके, ऐसा नहीं तुमको फील होगा कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है। तुम यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हो। देखो, ये 0 to 1000 जो है, ये एकदम इजीएस्ट लेवल क्वेश्चन है। देख रहे हो, इसका डिफिकल्टी रेटिंग बोलता है तुम्हारा 245 ही है। ठीक है, मतलब ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होगा तुम्हारा। हमको यहाँ तक कह सकते हो तुम कि अगर अभी तुम कंडीशन और लूप वगैरह सब जान चुके हो, तो बिलो 800 जितना भी क्वेश्चन आएगा तुम इजीली सॉल्व कर लोगे। इवन बिलो 900 तक तुम इजीली सॉल्व करोगे, 1000 तक के। ये सब बिगिनर लेवल क्वेश्चन होता है। फिर यहाँ भी फिल्टर आउट कर सकते हो तुम, एरे बेस्ड। ठीक है, तुम यहाँ पे जाओ, प्रैक्टिस करो, और जो भी क्वेश्चंस में डिफिकल्टी फील हो ना, तुम मैसेज करो, उनको पर्सनल मैसेज करो, हम रिप्लाई करेंगे। ओके, सॉल्यूशंस भी बताएंगे, सबसे पहले तो तुमको हिंट देंगे। और इवन इसके पास भी है ना, ये तुमको
पहले के टाइम में, अब तो ये प्रो मेंबरशिप ले आया है, पहले के टाइम में ज़्यादातर ये वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देता था। हालांकि तुम गूगल करोगे तो इस सब का सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर तुमको फील होता है कि तुम हिंट ज़्यादा प्रेफर करते हो तो पहले हिंट लो, ट्राई करो और उसके बाद बनाने का कोशिश करो। नहीं बनता है तो फिर हम तुमको बताएंगे उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से, ठीक है। अच्छा। तो हो जाएगा, एक बार कोशिश करो। और तुम बस 3-4 चीज़ ही ध्यान में रखो। लूप ध्यान में रखो, ठीक है, कंडीशंस ध्यान में रखो। तुम्हारा 1000 तक, आई थिंक 1000 लेवल तक बिगिनर लेवल क्वेश्चन सारा हो जाएगा, बस इतना ही ज़रूरत है। और उसके बाद कंडीशंस, हाँ ऑब्वियसली कंडीशंस तुमको स्टार्टिंग से ही जरूरत पड़ जाएगा। ये सब मतलब थोड़ा सा C++ का नॉलेज लो और उसके बाद कूद जाओ बाद में। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बताने वाले हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और रिकर्शन भी पढ़ेंगे। ओके, तो हम सोच रहे हैं कि स्टार्ट कर देते हैं। पहले तुमको थोड़ा सा रिकर्शन से, उसके बाद टाइम कम्प्लेक्सिटी पे जो देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, ये सब का डीप में स्टडी करेंगे हम लोग DSA वाले सीरीज में। ओके, एकदम डीप में जाएंगे और जितना क्वेश्चंस होगा देखेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना इंट्रो दिलवाते हैं कि ये सब होता क्या है, ओके, और कैसे हम लोग, चूँकि हम लोगों को क्या है ना, प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो और जैसा प्रॉब्लम आएगा उस हिसाब से फिर काम करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, जैसा प्रॉब्लम आएगा उस हिसाब से टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। तो वही करेंगे। अभी रिकर्शन इंट्रो करवा देते हैं हम, और जो जो वेबसाइट पे अभी जाएंगे विजिट करेंगे और देखेंगे क्या क्या तरह का तुम्हारा टाइम कम्प्लेक्सिटी है। 3-4 प्रॉब्लम्स उठाएंगे और उसमें उसका डिस्कस करेंगे कि टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, क्या लिमिटेशंस होगा, कॉन्स्टेंट पढ़ना सीखेंगे, ठीक है, ये सवाल देखेंगे ताकि क्वेश्चंस नेक्स्ट कॉन्टेस्ट से तुम लोग सॉल्व करने लगो। तो मेन मुद्दा आज यही है, CP हम लोग उसका कॉन्टेस्ट देखने वाले हैं। तो चलो रिकर्शन पहले लेके जाते हैं। तो हम पहले VS कोड खोल लेते हैं और रिकर्शन का इंट्रो। चलो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा सा कंटिन्यूटी रखो, ओके। और एक सेकंड हम देख लेते हैं। फोल्डर बना लें A17 नाम का, mkdir A17, ठीक है। फिर से रिपीट करने के लिए, मेक डर mkdir से फोल्डर क्रिएट होता है, ओके, और फिर से CD से उस फोल्डर में जा सकते हैं। ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, जिस भी दिन एक नया स्टार्ट करते हैं बार बार रिपीट कर देते हैं, ओके। और अब यहीं पे हम अपना सारा कोड लिखेंगे, ओके, इस फोल्डर में अपना सारा कोड लिखेंगे और सारा कोड हम गिटहब पे अपलोड किए हुए जा रहा है, तुम लोग जाके देख सकते हो सारा का सारा कोड, main.cpp, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाला है रिकर्शन। अब एक सेकंड, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं इसको, ठीक है। बेसिक कोड, बॉयलर प्लेट जिसको तुम लोग कहते हो, इसको लिखना, इतना तुमको कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। अब रिकर्शन होता क्या है, देखो रिकर्शन कोई एक सिंपल सा आसान सा टॉपिक है। रिकर्शन में होता क्या है बेसिकली कि एक फंक्शन क्या करता है, हम लोग जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं ना, किसी भी फंक्शन को, जैसे कि कोई फंक्शन अगर मेरा बना हुआ है सम नाम का, तो हम सम नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं, ओके, और वो सम मेरा रिजल्ट दे देता है। तो रिकर्शन क्या होता है कि हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उसी को रिकर्शन करना कहते हैं। और ये कैसे होता है पहले देखते हैं और एक दो एग्जांपल तुमको दिखाते हैं, ठीक है। रिकर्शन में क्या होता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है, और वो रिपीटेडली करते रहता है जब तक कि हम उसको ये ना बता दें कि वो उस फंक्शन को स्टॉप कब करेगा, ओके। जैसे कि हम तुमको एक सिंपल सा ऐड का प्रोग्राम बना के दिखाते हैं, सिंपल सा रिकर्शन का उदाहरण देते हैं बिना कोई फंक्शन बनाए हुए। एक ए बनाए और बी बनाए, ए और बी यूजर से हम ले लेंगे, ओके, ए और बी यूजर से ले लेंगे। इससे आसान कोई एग्जांपल नहीं होगा, हम यूजर से मांग भी लेते हैं इंटर टू नंबर्स, ठीक है। हर एक लेक्चर में ये एग्जांपल हम लोग देखते आ रहे हैं। और हम क्या करेंगे, इस नंबर को
सम करेंगे सी आउट ए प्लस बी, ठीक है। और अब देखो हम क्या करेंगे ना कि इसको तुम एक बार कंपाइल एंड रन करवा के दिखाते हैं तुमको। इसको जब तुम कंपाइल करोगे, कंपाइल करवाने के लिए क्या जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, ओके, ये तुम्हारा कंपाइल हो गया और रन करवाओगे तो बोलेगा एंटर टू नंबर्स 12 और 13 दिए, तुम्हारा रिजल्ट 25 दे दिया। हम तुमको बताने वाले रिकर्शन, तो रिकर्शन में क्या बोले कि तुमको क्या करना है, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना है, ओके, वही तुम्हारा रिकर्शन होगा। और देखो हम तुमको क्या करते हैं, यहाँ पे सारा ऑपरेशन होने के बाद हम मेन को कॉल कर देते हैं। अब देखो ये क्या होगा कि हम मेन, चूंकि तुमको बताए होंगे कि मेन भी ये एक फंक्शन है, इसको हम कॉल नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल करता है तुम्हारा कंपाइलर, ओके, मेन फंक्शन को। लेकिन क्या होगा, हम इसको कॉल करते हैं तो अब क्या होगा ना, जैसे मान लो जब कोड कंपाइल किए रन करवाए, तो रन करवाएंगे तो ए बी इनिशियलाइज होगा, यूजर से इनपुट मांगेंगे कि इंटर टू नंबर्स, उसके बाद ए और बी को देंगे, ठीक है, ए और बी देगा वो यूजर, उसको सेव कर लेंगे हम ए और बी में, और उसके बाद ए बी को सी आउट करवा देंगे हम टर्मिनल पे, जैसे अभी 25 टर्मिनल पे सी आउट हुआ था। फिर क्या हो रहा है कि मेन कॉल कर दिए हम। अब क्या होगा कि तुम्हारा ये क्या होगा, हैंडल मेन के पास चला जाएगा, मतलब मेन फंक्शन फिर से कॉल होगा, फिर से वो यूजर से इनपुट मांगेगा, फिर से सारा प्रोसेस होगा, फिर उसको मेन मिलेगा, फिर से कॉल होते रहेगा, मतलब ये तुम्हारा प्रोग्राम चलता रहेगा। और कैसे देखो, मेन को लास्ट में कॉल कर दिए तो ये तुम्हारा प्रोग्राम चलता रहेगा जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, ओके, और रन करवाए। अब देखो इंटर टू नंबर, कोई चेंजेस नहीं, फिर से 12 13 दिए, तुम्हारा रिजल्ट दिया और फिर से मांगा इंटर टू नंबर, इस बार 5 और 4 दो, फिर से तुम देते रहो, इसको देते रहो, तुमको ऐड करते जाएगा, तुम थक जाओगे पर ये एंड नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है ना, वो बार बार मेन को कॉल कर रहा है, हम उसको ये नहीं बताएं कि कितना टाइम्स मेन को कॉल करना है, नहीं ना बताए हैं, हम क्या किए, सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही मेन फंक्शन को कॉल कर दिए, तो ये बार बार मेन को कॉल कर रहा है। यही तुम्हारा रिकर्शन होता है, किसी फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो वो तुम्हारा रिकर्शन होता है। अब बेसिकली इसका यूज क्या है ना कि हम लोग सिमिलर फंक्शंस को कॉल करते हैं, मतलब मेन खुद को ही कॉल कर रहा है, ओके, ये मत सोचना कि किसी फंक्शन के अंदर हम किसी दूसरे फंक्शन को कॉल किए तो रिकर्शन होगा, नहीं, वो एक ही बार कॉल होगा। यहाँ क्या हो रहा है ना, हम फंक्शन का लूप चला दिए एक तरह से, मतलब देखो हम बिना फोर लूप का यूज किए हुए लूप कर रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं कि नहीं। तो रिकर्शन भी एक तरह से समझ लो तो एक ऐसा टेक्निक है कि बिना तुम लूपिंग के हेल्प से क्या कर रहे हो, लूप करवा रहे हो सर्टेन पार्ट ऑफ कोड को, ओके। यहाँ पे मेन अपने को ही दोबारा रिपीट कर करके कॉल कर रहा है, हम यही उसको बोलते हैं कि 10 टाइम्स ही तुम करो, ओके, 10 टाइम्स करो, हम इसको बोलते हैं 10 टाइम्स करो, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस, ओके। सोचो क्या होगा तुम्हारा ये कोड, क्या होगा, तुम सोचोगे कि 10 टाइम्स मेन कॉल करेगा, आई थिंक नहीं, ठीक है, देखो क्या होता है, हालांकि ये अलग चीज हो जाएगा, इसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, चलो देखते हैं क्या होता है, हम कभी ट्राई नहीं किए पर देख लेते हैं इसको। अब पहले तो इसको ऑब्वियसली हमको कैंसिल करना पड़ेगा इस लूप को, ओके, नीचे जो कोड चल रहा था, तो हम क्या किए इस बार, बोले कि तुम 2 बार मेन को कॉल करो, ठीक है। अब देखो तुम सोचोगे कि मेरा 2 बार रन करना चाहिए कोड, मतलब रिपीट करके देखते हैं 2 बार ही करता है, ओके, और एक क्लिक किए, ओके, एक क्लिक किए, और सॉरी पहले कंपाइल नहीं करवाना, जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, ओके, और ये तुम्हारा रन हुआ, 12 दिए, 13 दिए, 25 आया, फिर से आया, 15 दिए, 12 दिए, फिर से आया, देखो 2 बार हो चुका है ना, ये क्या हो रहा है, 2 बार नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा, तुम ऐसे बिल्कुल भी मत समझना, रिकर्शन को तुमको स्टॉप करना होगा, अगर तुमको रिकर्शन का असली यूज करना है तो रिकर्शन को स्टॉप करना ही होगा ऑब्वियसली, वरना तुम ऐसा प्रोग्राम क्यों बनाना चाहोगे जो इन्फिनाइट टाइम तुम्हारा रन करेगा, मतलब तुम क्विट ही नहीं कर पाओ उसको। हालांकि क्विट करने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे कंट्रोल सी है, लेकिन वो एक ही ऑपरेशन को बार बार रिपीट कर रहा है, हमको इसके नीचे भी कुछ करना होता, तो क्या करते हैं, जैसे सी आउट यहाँ पे हम लिखवाते हाय, ठीक है,
हम इस चीज को करवाए, सी आउट करवाए हाय। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं। हम तुमको बस बता रहे हैं कि कॉल एक ही फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को कैसे कॉल करें। देखो हाय अभी भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं होता ये सब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है ना कि तुम इस लाइन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तो ये तो तुम्हारा प्रोग्राम एक तरह से वेस्ट हो गया ना। ठीक है, तो हमको कभी ना कभी तो इसको स्टॉप करना है। तुम कंडीशंस लगा के भी स्टॉप नहीं कर पाए, ओके नहीं कर पाए, मतलब लूप लगा के भी स्टॉप नहीं कर पाए। हम तुमको बताते हैं स्टॉप कैसे किया जाता है। तुम सिंपल सा समझो कि रिकर्शन क्या होता है। तुम क्या करो, इस चीज को कमेंट करते हैं। ओके, रिकर्शन क्या हुआ तुम्हारा, जब कोई एक फंक्शन खुद को ही अपने अंदर कॉल करता है तो वो तुम्हारा रिकर्शन हो। ओके, मीन्स अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, यही तुम्हारा रिकर्शन हो गया। हियर मेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ओके, मतलब मेन खुद को कॉल कर रहा है, खुद को कॉल कर रहा है और वो रिपीट कर रहा है खुद का टास्क को। और ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम क्या कहोगे, अपना एक ऐड का प्रोग्राम बनाए और बोले अपने दोस्त को कि लो मेरा प्रोग्राम को रन करवाओ। ओके, मेरा प्रोग्राम को रन करवाओ और इसको जो भी आउटपुट दोगे वो कर देगा। जैसे कि देखो तुमको हम एक फाइल के पास लेके जाते हैं जहाँ पे ये मेरा कोड है, तो ये मेरा एप्लीकेशन बना, इसको किसी और नाम से सेव कर देना। अभी तुमको वो कोड बताते हैं कैसे दूसरे नाम से सेव करते हैं। देखो इतना दिन हो गया तुमको वो बताएंगे, चलो देख लेना। अब इस पे तुम्हारा दोस्त क्लिक करेगा, आ गया तुम्हारा एप्लीकेशन रन हो गया। अभी ब्लैक एंड व्हाइट ही, सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट ही है तुम्हारा एप्लीकेशन, है ना, सिर्फ काला स्क्रीन, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा दोस्त देता रहेगा और ये तो अच्छी बात है, उसको एक कैलकुलेटर मिल गया, है ना। वो जितना बार चाहे उसको रन करवा सकता है और उसको क्विट करना है तो वो क्विट कर देगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ ना। अगर तुम अभी रिकर्शन नहीं करते तो तुम्हारा एप्लीकेशन एक तरह से यूजलेस हो जाता। मतलब तुम एक ही बार उसको रन करवाते और उसको बार बार जाके, सॉरी पहले कंपाइल करके दिखाते तुमको, बार बार जाके उस प्रोग्राम को रन करवाना पड़ता। देखो g++ main.cpp, और यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, उसको पहले उस फोल्डर में लेके चले जाते हैं। देखो तुमको बताए होंगे कि टर्मिनल में स्टार्ट और पीरियड लिख के एंटर मारोगे तो क्या होता है ना कि तुम्हारा टर्मिनल खुल जाता है। मतलब जिस भी फोल्डर में रहते हो वो फोल्डर तुम्हारे सामने आ जाता है। जैसे देखो ये आ गया था ना, तो हम अपना एप्लीकेशन को रन करवाए, मेरा एप्लीकेशन रन किया, लेकिन देखो तुमको आउटपुट भी नहीं दिखाया और क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद का कोई काम ही नहीं है। वो रन करवाया और उसके बाद वो वेट नहीं किया तुम्हारे लिए, किसी कोई और स्टेटमेंट तो है नहीं, तो वो तुम्हारा प्रोग्राम रिटर्न 0 देखा और एग्जिट कर दिया, है ना। तो कुछ वेट करने के लिए नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारा चला गया। तो यही है कि तुम अब क्या कर सकते हो, रिकर्सन के मदद से तुम अपने प्रोग्राम को रिपीट कर सकते हो। ये तुम्हारा एक बहुत अच्छा यूज हो जाएगा रिकर्सन का। लेकिन यहाँ रिपीट क्या होगा, तुम्हारा इन्फिनाइट टाइम हो जाएगा। फिलहाल के लिए अब देखते हैं कि आखिर इसका रियल यूज किया किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल तो देखो रिकर्सन बहुत जगह यूज होता है तुम्हारा। ठीक है, जब तुम जैसे कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम है तुम्हारा, वहाँ यूज होगा। और ये तो प्रोग्राम हो गया ना, फिबोनाची के प्रोग्राम में भी तुम्हारा रिकर्सन यूज होता है। मेन यूज इसका हम देखो जब डीपी पढ़ रहे थे तो उसमें इसका यूज हुआ था कि डीपी में क्या होता है ना कि पहले तुमको सबसे पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। मतलब रिकर्सन की हेल्प से सॉल्यूशन बनाओ और उसके बाद डीपी में क्या कर, डीपी मतलब लिखो, उसके बेस पे तुम इटरेटिव कोड लिखना होता है तुमको। ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हारा रिकर्सन यूज में आ जाता है। और भी जहाँ तुमको ऐसा काम होगा अपना प्रोग्राम को बार बार रिपीट करने का, तुम्हारा रिकर्सन होगा। ठीक है, तो बहुत जगह इसका यूज है। और चलो आगे बढ़ते हैं एक रियल कोड पे, कि अब हम एक फंक्शन बनाते हैं और रिकर्सन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो फैक्टोरियल का कोड लेते हैं, ओके, जिसपे हम लोग स्टडी करेंगे कि रिकर्सन को यूज कैसे करते हैं। तो इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, एक्स कॉपी main.cpp। पहले देखो तुमको अभी बता रहे थे ना कि अपने प्रोग्राम को, जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कंपाइल करते हैं तुम्हारा क्या होता है कि कंपाइल करने के बाद ना a.exe नाम से फाइल जनरेट होता है। देखो जरा हम क्या करते हैं ना, इसमें a.exe ऑलरेडी होगा। ओके, देखो a.exe है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, इस a.exe को डिलीट करते हैं। तुम जरा देखना हम जैसे ही कंपाइल करवाएंगे क्या होगा।
टर्मिनल खोले और कंपाइल करवाए g++ main.cpp, देखना वहां पे यहाँ पे तुम्हारा a.exe पॉप हो जाएगा, मतलब आ जाएगा, आया ना। तो जब भी तुम कंपाइल करवाओगे बाय डिफॉल्ट वो a.exe नाम का फाइल क्रिएट करता है विंडोज में, ओके। वही तुम्हारा लिनक्स रहता तो a.out नाम का फाइल जनरेट करता, ओके। तो यहाँ पे विंडोज का एक्सटेंशन .exe है, यही प्रोग्राम को हम लोग रन करवा पाते हैं। तो यहाँ पे कंपाइलर a.exe जनरेट करता है। क्या होगा, हम अपना फाइल नेम कोई दूसरा रखना चाहते हैं, ये मेरा एप्लीकेशन है, .exe एप्लीकेशन होता है, ओके। तो क्या होगा अगर हम अपने एप्लीकेशन का कोई दूसरा नाम रखना चाहें, हम ऐसा भी तो चाहेंगे, तुम कोई चाहोगे कि ए नाम का एप्लीकेशन मेरा मार्केट में आए, बिल्कुल भी नहीं चाहोगे, है ना। तो कुछ अच्छा नाम देना चाहोगे, अपना नाम देना चाहोगे, हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि तुम तो ये भी कह सकते हो कि सर हम इसको रीनेम कर देंगे, तो हाँ कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो और उसके बाद भी ये तुम्हारा प्रोग्राम काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे कंपाइलर के पास एक फंक्शन है -o करके, ये बताता है तुम्हारा आउटपुट, ठीक है। तो देखो हम क्या बोले, g++ कंपाइलर, यहाँ पे क्या होता है ना कि g++ कंपाइलर का यूज करो और main.file को कंपाइल करो और आउटपुट वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। यहाँ पे हम बताएंगे g++ का कंपाइलर यूज करने के बाद -o से आउटपुट किस नाम का जनरेट होना चाहिए वो हमको देना पड़ता है। तो हम नाम दे देते हैं, मेरा एप्लीकेशन का नेम हो, ठीक है, क्या नाम हो, मान लो सिस्को, ओके, सिस्को नाम का एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, कौन सा फाइल, आखिर कौन सा फाइल को कंपाइल करना चाहते हो, यहाँ फिर तुमको लास्ट में फाइल नेम देना होगा, ओके, लास्ट में तुमको फाइल नेम देना होगा। तो क्या किए, g++ -o से आउटपुट फाइल नेम, ओके, और सिस्को, मतलब जो फाइल नेम मेरा बनेगा, तो अब cisco.exe बनेगा और किस फाइल को कंपाइल करवाने के बाद main.cpp, देखो यहाँ पे cisco.exe बना। अब जैसे हम a लिख के रन करवाते थे ना, जैसे हम a लिख के रन करवाते थे, a लिखते थे तो वही कोड आता था, देखो एंटर 2 नंबर्स आया ना, वही अब हम cisco लिख के रन करवाएंगे, आया ना सेम प्रोग्राम, देखो। तो अब तुम अपना आउटपुट को दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तुमको रिकर्सन, तुम इसके बारे में और भी बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं, ऑब्वियसली तुम इसका हेल्प ले सकते हो, g++ आई थिंक, ओके, g++-h से होता है क्या, ठीक है, g++, देखते हैं इसका हेल्प कमांड कैसे आएगा। ऐसे तो लिनक्स में हम लोग -हेल्प लिखते थे, पता नहीं यहाँ काम करेगा कि नहीं, हाँ ठीक है, काम कर गया। विंडोज में रेयरली -हेल्प काम करता है। देखो वो फ्लैग तुमको यहाँ पे मिलेगा, -o जो हम लिखे, देखो ये क्या बोल रहा है, -o फाइल, यहाँ पे फाइल नेम तुमको देना होता है, प्लेस द आउटपुट इनटू फाइल, मतलब मेरा जो कोड जनरेट होगा, जो फाइल हम देंगे उसमें आउटपुट प्लेस कर जाएगा, ओके। नाम तुम कुछ भी दे सकते हो। तो बहुत तरह का फ्लैग यहाँ पे मौजूद है, फिलहाल हमको -o पढ़ना था, -o बता दिया तुमको, ओके। और भी आगे जाके हम इसको अलग अलग फ्लैग देकर ऑप्टिमाइज करेंगे, फिलहाल के लिए हम वो क्लीन कर देते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं, ओके। चलो अब क्या हम लोग देखने वाले थे, रिकर्शन को ना आगे बढ़ने वाले थे। चलो x कॉपी main.cpp को यहाँ पे हम क्या नाम रखते हैं, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं ना, .cpp, ठीक है, ओके। तो अब फैक्टोरियल का खोलते हैं, देखो अब हम क्या एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं फैक्टोरियल। पहले फैक्टोरियल होता क्या है तुम लोगों को पता है, फैक्टोरियल बहुत ही सिंपल सा चीज है, तुम लोगों को पता होगा अगर मैथ्स से फैमिलियरिटी रखते हो, जो कि रखते हो ऑब्वियसली। जैसे मान लो अगर तुमको बोलेगा फैक्टोरियल, हम लोग मैथ्स में ये वाला सिंबल का यूज करते हैं ना फैक्टोरियल के लिए, 5 फैक्टोरियल, ये एक्सक्लेमेशन जो होता है, ठीक है, शिफ्ट और 1 दबाने के बाद ये आता है, तो ये फैक्टोरियल होता है। और ये तुम्हारा क्या होता है, 5 × 4 × 2 × 1, ओके, सॉरी 3 भूल गया ना, 3 × 1, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जो भी नंबर का फैक्टोरियल बोलेगा
जो भी नंबर का फैक्टोरियल बनेगा उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते जाओ, मतलब उसको रिवर्स नहीं, एक एक छोटा करके मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। और ये देखो क्या हो रहा है, 5 उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। ये तुम्हारा फैक्टोरियल हो गया। और ऑब्वियसली 1 के बाद स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा खुश होके इंटू 0 कर दिए तो तुम्हारा हर एक फैक्टोरियल का रिजल्ट 0 आएगा, तो इतना भी खुश नहीं होना, ओके। ये तुम्हारा फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब हम यही प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टोरियल ऑफ ऑन नंबर, ओके। ये मेरा प्रोग्राम है। तो हम यूजर से नंबर मांग लेते हैं। देखो जरा हम क्या करेंगे, इस बार रिकर्सन का यूज करके फैक्टोरियल को बनाएंगे। तुम लूप का भी यूज करके बना सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हम लूप का यूज करके एक बार बना के दिखाते हैं, तुरंत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हम तुरंत लूप का यूज करके उस प्रोग्राम को बनाते हैं। अगर तुमको ऐसे बोलता तो तुम क्या करते, एक इंट फैक्ट नाम का बनाते हैं, इंट फैक्ट नाम का बनाते हैं और उसमें 0 इनिशियलाइज कर देते हैं और लिखते हैं इंट आई इक्वल्स टू तुम्हारा n, ऑब्वियसली। और क्या करते हैं, रिवर्स लूप चलाते हैं ना, क्योंकि देखो हर बार क्या हो रहा है, छोटा मल्टीप्लाई कर रहा है। हालांकि तुम 1 से लेके भी n तक मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऑब्वियसली। देखो तुम कहोगे कि मेरा 1 से मल्टीप्लिकेशन चाहिए, आई इज इक्वल टू और आई इज लेस देन और इक्वल टू n, ओके। 5 तक मल्टीप्लाई होगा और क्या करोगे, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू, ओके। अब देखो यहाँ पे एक बग है, अभी बताते हैं। फैक्ट इनटू और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, मेरा आई, ओके। और लास्ट में सी आउट करवा देंगे फैक्ट को। बग बहुत सिंपल सा बग है, लेकिन ये मिस्टेक बार बार लोग करता है, ओके। बार बार लोग करता है ये मिस्टेक, और हम जानबूझ के तो नहीं किए थे, ठीक है। हम जानबूझ के ये मिस्टेक नहीं किए तुमको दिखाने के लिए, हमसे भी वो चीज हो गया है ना, हो गया। लेकिन फिर हम रियलाइज कर लिए टाइप करते करते, और तुमको अब वो बताते हैं कि ये सिर्फ हम नहीं करते, हर कोई हो जाता है, बहुतों से होता है। और देखो क्या होता है, तो क्या मेरा फाइल का नाम है factorial.cpp, ऑब्वियसली एन, सॉरी यहाँ एन नहीं, ए है ना मेरा नंबर, ए तक जाना चाहिए। देखो कंपाइल करवाए और रन करवाए। अभी के लिए तुम मान लो कि ये मेरा फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, ओके। और ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, और उसको हम फैक्ट में सेव करते जा रहे हैं। जब यहाँ पे देखो 5 का फैक्टोरियल हम ट्राई करना चाहते हैं, हालांकि यहाँ पे इंटर 2 नंबर ही लिखा हुआ है, इसको फिर से हटाते हैं, इंटर अ नंबर, ठीक है, अ नंबर। देखो, और देखो अब रन करवाएंगे, कोई गेस कर सकता है आखिर बग क्या है इस प्रोग्राम में और क्या मिस्टेक होगा, या फिर हम 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, आउटपुट क्या आना चाहिए। ऐसे तो वास्तविक में इसका आउटपुट क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 2 हाँ, फिलहाल तो यहाँ पे 0 ही होगा, सही बात है, सही गेस है। देखो क्यों ऐसा हुआ, चलो इस प्रोग्राम को स्टडी करते हैं पहले, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है ना, ये तुम्हारा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू जो 0 हम लिख दिए, यही मेरा सबसे बड़ा बग है। और देखो इसको क्यों ऐसा हो रहा है, तो एक सेकंड हम खोल देते हैं। जैसे देखो फैक्टोरियल में हम क्या करना चाह रहे थे, तुमको बताए थे कि फैक्टोरियल क्या होता है। अगर 5 का, ये क्यों नहीं चल रहा, अगर 5 का फैक्टोरियल तुमको कैलकुलेट करने बोले तो तुम क्या करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करोगे, ओके। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऑब्वियसली 1 इंटू 2, अगर तुमको लूप चला के करना है तो 3 इंटू 4 इंटू 5, सिंपल सा बात है। और तुमको ये भी बताया कि अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 ऑलवेज गिव्स 0, ओके, ठीक है। तो 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन हम देखो क्या किए थे कोड में, हम लिखे यहाँ पे देखो कोड को कि फैक्ट को इनिशियलाइज कर दिए 0 को, पहले तो एक नंबर ले लिए, ये सिंपल सा था, यहाँ तक तुम समझ गए कि नंबर ले लिए, ओके। अब फिर क्या किए, हम फैक्ट को इनिशियलाइज कर दिए 0 को, तो फैक्ट क्या इनिशियली तुम्हारा 0 था, तो अब जो हो रहा है वहां पे हम लिखते हैं फैक्ट जो कि तुम्हारा 0 से इनिशियलाइज किए,
फिर लूप चलाए मतलब लिखते हैं लूप तुम्हारा होने वाला है कहां से कहां तक, 1 टू तुम्हारा नंबर तक, मान लो n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 5 है, तो 5 तक तुम्हारा लूप चलने वाला है, 1 टू 5। और लूप में कर क्या रहे हैं हम, लूप में क्या कर रहे हैं, लूप में हम कर रहे हैं फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू तुम्हारा i, ठीक है, फैक्ट इनटू i इनिशियली 0 था, फोर लूप लगाए ना, फोर लूप लगाए, i इज इक्वल टू 0 था, सॉरी 1 था, और i को लेके चलेंगे लेस देन और इक्वल टू n तक, और i प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर हम लिख दिए फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i। तो देखो क्या होगा, फैक्ट में क्या स्टोर होने वाला है, तो फैक्ट इनटू i। तो हम क्या बोले कि जब भी ऐसा तुमको मिले तो तुम मैथ्स मत लगाने लगना कि सोचोगे कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड करने के बाद किसी से वही नंबर कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो ये मत सोचने लगना, ठीक है। हालांकि 1 के केस में हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, ठीक है, तो वो ज्यादा मत सोचो, फिलहाल के लिए इतना सोचो कि ये तुम्हारा वेरिएबल नेम है यहाँ पे, ठीक है, इसमें हम स्टोर करने वाले हैं, और यहाँ ये इनिशियलाइजेशन है, मतलब यहाँ पे हम असाइन किए, और पहले राइट वाला कैलकुलेट होगा, हमेशा पहले राइट वाला कैलकुलेट होता है, ठीक है। पहले क्या कैलकुलेट होगा, फैक्ट इनटू i। तो फैक्ट तुम्हारा क्या है, इनिशियली 0 है, फैक्ट इनिशियली 0 है, और उसमें मल्टीप्लाई हुआ तुम्हारा 1, तो 0 इंटू 1 क्या होगा, 0, जो कि स्टोर हो जाएगा फैक्ट में आया 0। फिर i इंक्रीज होके, अब लास्ट में इसके अलावा तो कुछ था नहीं, i इंक्रीज होके अब हो चुका होगा 2, तो i जब तुम्हारा हो जाएगा i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो फिर से लूप चलेगा, क्योंकि i अभी भी लेस देन 5 है, मेरा n बराबर 5 है ना, तो 5 तक चलेगा लूप मेरा, लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगा, मतलब i लेस देन इक्वल टू 5 तक मेरा लूप चलेगा। अब देखो जब i 2 होगा तो फिर से चलेगा तुम्हारा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i, ठीक है। और यहां पे फिर से करेंगे, फैक्ट में क्या स्टोर होने वाला है, फैक्ट अभी क्या है, अभी भी 0 ही है, क्योंकि देखो अभी i इज इक्वल टू 1 जब था, i इज इक्वल टू 1 था, तो फैक्ट में 0 आया, तो अब अभी भी 0 है, और 0 इंटू हम 2 करेंगे, फिर से 0 हो जाएगा। तो एवरी टाइम क्या हो रहा है, 0 ही हो जा रहा है, तुम उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा 0 ही हो जा रहा है, क्योंकि फैक्ट 0 है। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन का केस आए ना, तो इनिशियलाइज कभी भी 0 से मत करना, जब भी तुम जान रहे हो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करने वाले हो, मतलब तुम इस बात को जानते हो कि फैक्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करने वाले हैं, तो तुमको उसको 0 के इक्वल नहीं करना है, इनिशियलाइज 0 नहीं करना है, तुमको 1 से इनिशियलाइज करना है, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर फर्स्ट टाइम जब लूप चलता मेरा, तो फैक्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट टाइम जब लूप चलता, और फैक्ट को क्या कर दिए थे हम, फर्स्ट टाइम 1 किए, क्या बोले, इनिशियलाइज करो 1 से, और जब पहली बार लूप चलता तो i इज इक्वल टू 1 होगा पहली बार, क्योंकि हमको 1 से n तक लूप चलाना है, तो i इज इक्वल टू 1 होगा पहली बार, तो क्या होता, फैक्ट भी 1 है और वो भी 1 है, तो 1 इंटू 1, तो फैक्ट में क्या आ जाएगा 1। और जब दूसरी बार लूप चलता तो सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फैक्ट क्या हो गया, इसमें असाइन होगा क्या, फर्स्ट टाइम का रिजल्ट यानी कि 1 इंटू, और सेकेंड टाइम तुम्हारा i हो जाएगा 2, तो 1 इंटू 2, तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से जब तुम चलाओगे तो पहली बार 1, फिर 1 इंटू 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, फिर 2 इंटू 3 हो जाएगा तुम्हारा 6, 4 24, और ये 120 120, ओके। तो यही होता है कि मल्टीप्लिकेशन का जब भी केस हो, हमेशा याद रखना इस चीज को, मल्टीप्लिकेशन का जब भी तुम्हारा यूज होने वाला है, किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो उसको 0 से इनिशियलाइज नहीं करना है, और सम के केस में उसको 1 से इनिशियलाइज नहीं करना है, ठीक है। सम के केस में 1 से इनिशियलाइज नहीं करना है, क्योंकि 1 से इनिशियलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 ऑब्वियसली सम में इफेक्ट डालता है ना, सम में इफेक्ट डालेगा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन पे इफेक्ट नहीं होता है,
और सम पे जीरो का इफेक्ट नहीं होता है। ओके, तो ये इसीलिए यहाँ 1 से करना है। और अब देखो तुम्हारा फैक्टोरियल विथ द हेल्प ऑफ लूप। अब हम 5 लिखते हैं, 120 कुछ भी लिखो, 12 काफी लंबा और बड़ा डिजिट आया। इसीलिए फैक्टोरियल के केस में हम लोग क्या करते हैं ना, चूंकि जानते हो तुम्हारा आउटपुट बहुत बड़ा आने वाला है, ओके, तुम्हारा आउटपुट बड़ा आने वाला है, तो तुम क्या करो, इसको लॉन्ग लॉन्ग कर दो। ओके, लॉन्ग लॉन्ग कर दो। नहीं करते हो तो क्या होता है, चलो हम यहाँ पे निकालते हैं ए, यहाँ पे हम निकालते हैं 20 का, देखो माइनस में आने लगा ना, माइनस में आने लगा क्योंकि मेरा इंटीजर का लिमिट ही उतना नहीं था। मतलब ये तुमको कोई दूसरा वैल्यू दे दिया, ये तो तुम्हारा डिजायर आउटपुट नहीं होना चाहिए। अब वही हम लॉन्ग लॉन्ग करते हैं, सॉरी ये क्या हो गया, लॉन्ग लॉन्ग। अब देखो क्या होगा, अभी भी मेरे ख्याल से वही होना चाहिए, देखो ठीक है। और नहीं, देखो देखो क्या होता है, 20 आया, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा क्या हुआ, ये मल्टीप्लाइड हुआ तुम्हारा इंटीजर से। हाँ ऑब्वियसली लॉन्ग लॉन्ग देगा तुमको, तो लॉन्ग लॉन्ग में सेव कर लिया, तो ये तुम्हारा देखो ये रिजल्ट आया। वही तुम अभी भी बहुत ज्यादा बड़ा अगर नंबर लेते हो तो ऑब्वियसली फिर तुम्हारा लॉन्ग लॉन्ग का भी लिमिटेशन क्रॉस कर जाएगा। अब यही प्रोग्राम हम रिकर्सन से बनाना चाहते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहते थे इस चीज से, ठीक है, रिकर्सन से बनाना चाहते हैं। और रिकर्सन का पढ़ रहे हैं तो रिकर्सन का ही यूज देखना है। इसको कमेंट कर देते हैं और लिख देते हैं विथ द हेल्प ऑफ लूप, ठीक है। रिकर्सन से एक अब बनाने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शन, नाम लिख देते हैं इसका, ठीक है। और यहाँ देखो हम लिखने वाले हैं इंट, और ऑब्वियसली हम क्या बोले तुमको, लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग रिटर्न करवाते हैं। ओके, इंट फैक्ट फंक्शन का नाम, या फैक्टोरियल पूरा लिख देते हैं फैक्टोरियल, और इसको हम एक नंबर देंगे, एक नंबर देंगे n, और ये क्या करेगा, हमको फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। ये हमको फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। और देखो फैक्टोरियल के केस में क्या तुमको मिलेगा, ठीक है। फैक्टोरियल के केस में क्या मिलेगा, जब तुम इस एग्जांपल को स्टडी करते हो तो तुमको क्या मिल रहा है कि 5 4, ठीक है। तो फैक्टोरियल के केस में 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। देखो इस चीज को जब तुम अच्छे से गौर से देखोगे तो तुमको एक चीज मिलेगा, जब तुम फैक्टोरियल को अच्छे से गौर से देखोगे, मैथ्स में भी तुम इस चीज को देखे होगे, ठीक है। तुमको दिखाते हैं हम, स्क्रॉल डाउन हो जा, ठीक है, हम ऐसे करते हैं, एक सेकंड, ठीक है। देखो जब हम लिखते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5 लिखते हैं, तो देखो इसको क्या लिखते हो तुम, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसी चीज को जरा गौर से देखो, अगर फैक्टोरियल ऑफ 4 तुमको निकालने बोले तो, फैक्टोरियल को हम शॉर्ट में फैक्ट ही लिखते हैं, ओके, इसको भूल जाते हैं काल के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाता है लिखने में। अगर फैक्टोरियल ऑफ 4 निकालने बोले तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। 3 बोले तो मेरा टी और एफ एक जैसा लग रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और वही 2 बोले तो 2 इंटू 1, ठीक है। अब 1 पे 1, ठीक है। फैक्ट ऑफ 0, ऐसा मैथ्स में आई थिंक 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता है, 1 ही होता है ना, 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ये माना जाता है, ठीक है, माना किया जाता है। इसका प्रूफ भी है मैथ्स में, तो हम नहीं करने वाले हैं बिल्कुल भी। तो ये देखो, इसमें देखो क्या देख रहे हो कि फैक्ट ऑफ 4 तुम्हारा यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, इवन तुम्हारा 3 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है। तो तुम क्या देख रहे हो कि अगर तुमको 6 का फैक्ट निकालने बोलता, फैक्ट ऑफ 6 निकालने बोलता, तो तुम क्या ऐसा कर सकते थे कि फैक्ट ऑफ 5 में 6 को मल्टीप्लाई कर दो,
6 इंटू फैक्ट ऑफ 5 कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारा होता क्या वास्तविक में ये तुम्हारा होने वाला था 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन इसको तुम फैक्ट ऑफ 5 तो लिख सकते थे, तुम इसको 6 इंटू फैक्ट ऑफ 5 तो लिख सकते थे। ये मत सोचना कि हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हम तुमको बता रहे हैं रिकर्सन को कैसे तुमको यूज करना है, ठीक है। तो देखो इसको 6 इंटू फैक्ट ऑफ 5 तो लिख सकते थे, मतलब अगर तुम्हारा n इज इक्वल टू 6 है, अगर n इज इक्वल टू 6 है तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, हम n इंटू यहाँ पे देखो रिप्लेस कर रहे हैं n इंटू फैक्ट ऑफ ये क्या है 5 n माइनस 1, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। अगर तुमको कोई निकालने बोल दे फैक्ट ऑफ 6, यानी कि एक सेकेंड, अगर तुमको कोई बोल दे फैक्ट ऑफ 6 निकालने के लिए फैक्ट ऑफ n, तो तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फैक्ट ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, क्योंकि वही यहाँ पे करके देखे, फैक्ट ऑफ यहाँ n 6 है तो 6 इंटू 6 माइनस 1 जो कि 5, ठीक है। तो ये तुम्हारा फार्मूला है और इसी के यूज से हम लोग रिकर्सन करते हैं। कि रिकर्सन का कॉन्सेप्ट क्या है कि तुम क्या करते हो पता है, फंक्शन को जो कॉल करते हैं, तो फंक्शन जब भी खुद को कॉल करता है ना, वो अपने से स्मॉलर वैल्यू पे कॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट ऑफ 6 अपने से स्मॉलर वैल्यू का पहले बोलता है क्या कि तुम मेरे से एक छोटे का रिजल्ट ला के दे दो, ठीक है। तो ये फैक्ट ऑफ 5 हमको ला के दे दो, फैक्ट ऑफ 5 तुम इसको ला के दे दिए और उसमें ये कहेगा कि हम तो सिर्फ 6 मल्टीप्लाई करेंगे मेरा आउटपुट आ जाएगा। अगर तुम इसको फैक्ट ऑफ 5 ला के देते हो तो 6 मल्टीप्लाई करेगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। फैक्ट ऑफ 5 क्या बोलेगा, तुम हमको फैक्ट ऑफ 4 ला के दे दो, फैक्ट ऑफ 5 बोलेगा तुम हमको फैक्ट ऑफ 4 का वैल्यू बता दो, तो हम इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है एक ही चीज, फैक्ट ऑफ रिपीट हो रहा है, मतलब तुमको एक ही चीज बार बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है। देखो हर बार हम एक ही फंक्शन का यूज कर रहे हैं, हर बार फंक्शन एक ही है, ठीक है। तो यहीं पे तुम्हारा रिकर्सन का यूज हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एक ही फंक्शन के मदद से हम बार बार रिपीट करके अपना रिजल्ट को ला पा रहे हैं, ठीक है। और जरा देखो इसको पहले कोड में और उसके बाद हम कोड को स्टडी करेंगे, पहले कोडिंग में देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इफ, अभी हम तुमको नहीं बताएंगे, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन बोलेगा कि हम सिंपली रिटर्न कर देंगे n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, ये तो बोलेगा हम रिटर्न कर देंगे। और ये फंक्शन तो उतना ही काम कर रहा है ना, ये बोला कि अगर हमको फैक्ट ऑफ 5 पता चल जाए तो हम उसको सिर्फ खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, वही हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहां भी वही किया, रिटर्न कर दिया n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, ओके। अब ये क्या होगा, यहां पे देखो, सॉरी फैक्ट नहीं फैक्टोरियल मेरा फंक्शन का नाम, चलो इसको फैक्ट ही बना देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो सिमिलर फंक्शन तुमको दिख रहा होगा, यहाँ फैक्ट यहाँ भी फैक्ट, बस तुम्हारा इनपुट क्या हो रहा है, एक स्मॉलर इनपुट पे कॉल हो रहा है। तो हमेशा रिकर्सन में क्या होता है, स्मॉलर इनपुट पे कॉल होता है। लेकिन देखो जब हम इसको यूज करेंगे इस फंक्शन को, तो इसमें भी एक बग है, वही बताएं कि जब भी रिकर्सन तुम यूज करते हो तुमको उसको स्टॉप करना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये इन्फिनाइट टाइम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो कैसे, पहले हम तुमको रिजल्ट दिखाते हैं, हम एक लॉन्ग ans बनाते हैं, फंक्शन कॉल करना तुमको बताए ही थे हम कैसे, एक ans नाम का बनाए और फैक्ट ऑफ हम मान लो a कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और ans में जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम सी आउट कर देंगे यूजर के सामने। देखो इसका आउटपुट रन तो हो गया, नंबर देते हैं 5 और कुछ आउटपुट नहीं आया, ठीक है। दरअसल मेरा प्रोग्राम जो है ना, मेरा प्रोग्राम आउटपुट जनरेट नहीं कर पाया, ठीक है, कुछ बग होगा जिसके कारण से ये जनरेट नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है,
यहाँ देखो, कोड को अच्छे से गौर से देखो, मेरे पास यहाँ पे लिखने के लिए कुछ है क्या, देखते हैं। इंस्टॉल किए थे काफ़ी पहले, अगर उसको अनइंस्टॉल ना किए हुए होंगे तो नहीं है, चलो एक पेन नहीं है, वहीं लिखते हैं। देखो हो क्या रहा कि फैक्ट ऑफ 6 फंक्शन था, ये क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है 6 इंटू फैक्ट ऑफ 5, ठीक है। तो यहां देखो होता क्या है, दरअसल होता क्या है कि फैक्ट ऑफ 6 जैसे ही फंक्शन मेरा कॉल होगा, ठीक है, हर एक फंक्शन कॉल आई थिंक स्टैक मेमोरी में जाता है, ठीक है। तो जब मेरा फंक्शन कॉल होगा, अभी भूल जाओ कौन सा मेमोरी में जाता है, ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे। तो ये जब भी मेरा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, इसको क्या होगा, ये करेगा n इंटू, ये रिटर्न कर रहा है n इंटू फैक्ट ऑफ 5, ठीक है, n-1 फैक्ट ऑफ 5, फैक्ट ऑफ 5 भी तो कॉल करेगा ना खुद को, क्योंकि ये भी फंक्शन है, तुम यहाँ पे फंक्शन ही कॉल कर रहे हो ना, यहाँ पे भी फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो फैक्ट ऑफ 5 भी कॉल होगा, ये बोलेगा हम भी कॉल करेंगे। अब ये करेगा, ये भी खुद n इंटू, यहाँ पे n तुम्हारा 6 था, अब यहाँ पे n तुम्हारा 5 है, तो 5 इंटू ये बोलेगा हम फैक्ट ऑफ n-1, और यहाँ पे क्या होगा फैक्ट ऑफ 4 n-1, फिर फैक्ट ऑफ 4 भी कॉल होगा, ये बोलेगा 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, ठीक है। अब फिर फैक्ट ऑफ 3 भी कॉल होगा, ये बोलेगा 3 इंटू फैक्ट ऑफ, क्या हो गया तुम्हारा 2, इसी तरह से 2 भी कॉल होगा, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, ठीक है, फिर 1 भी कॉल होगा, तो 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0, बहुत ज़्यादा दूर चला गया, यहाँ पे हम लिखते हैं नीचे में 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0, ये कॉल होता रहेगा, ठीक है। फिर 0 भी तो कॉल करेगा, ये फंक्शन भी कॉल करेगा, फिर बोलेगा 0 इंटू फैक्ट ऑफ 0-1, ठीक है, हर बार n-1 कर रहे हैं, तो ये इन्फिनाइट टाइम चल जा रहा है, ठीक है। अब ये करेगा -1 इंटू फैक्ट ऑफ, समझ रहे हो तुम क्या हो रहा है। तो इसको हम रोकने के लिए नहीं बोले, और तुमको क्या बोल रहे हैं, रिकर्सन में हमको फंक्शन को रोकना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमको आउटपुट जनरेट करना है, अगर हम रोकेंगे नहीं तो इन्फिनाइट टाइम चल जाएगा, तो इसमें इतना नंबर जनरेट हो जाएगा जिसको हम स्टोर भी ना कर पाए, तो पता चलेगा तुमको कि मेमोरी लिमिट एक्सीड कर रहा है, तुम्हारा मेमोरी ही नहीं है उतना। तो उसी के लिए हम लोगों को बनाना पड़ता है एक बेस केस। बेस केस क्या होता है कि हमको बताना पड़ता है कि फंक्शन मेरा रुकेगा। तो यहाँ पे बेस केस देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे कहेंगे कि मेरा जैसे ही 0 मिल जाए, इसके बाद तो हमको कैलकुलेट नहीं करना है ना, 0 मिल जाए तो इसके बाद तो हमको फंक्शन कॉल करने का जरूरत नहीं है, हम सीधे कह देंगे कि फैक्ट ऑफ 0 मेरा 1 होता है। ये चीज तो जानते हो ना। बेस केस क्या होता है कि तुम्हारा वो केस होगा जहां पे तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन स्टॉप होने वाला है। हम कहेंगे कि इफ मेरा n अगर 0 हो जाता है, ठीक है, तो तुम आंसर को 1 रिटर्न कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, सिंपली लिखते हैं F5, ठीक है, फिर ये कॉल करेगा F4 को, F3 को, ठीक है, ये F2 को करेगा, ये करेगा F1 को। हर एक फंक्शन अपने से एक छोटे वैल्यू पे कॉल कर रहा है। देखो क्यों, यहां हर एक फंक्शन जब भी तुम फैक्ट ऑफ ए कॉल करोगे तो उसके अंदर फैक्ट ऑफ a-1 कॉल होगा, है ना, उसके अंदर फैक्ट ऑफ a-1 कॉल होगा। तो देखो होता क्या है रिकर्सन में पता है, जब तक वो फंक्शन अपना कॉल करना कंप्लीट नहीं करता, जब तक इसका वैल्यू इसको नहीं मिलेगा, वो मल्टीप्लाई कैसे करेगा। तो ये जब भी जैसे फैक्ट ऑफ 5 हम दिए तो फैक्ट ऑफ 4 पे कॉल किया, अब जब तक फैक्ट ऑफ 4 को वैल्यू नहीं मिलेगा वो मल्टीप्लाई कैसे करेगा n से 4 से। तो फैक्ट ऑफ 4 क्या करेगा, फिर फैक्ट ऑफ 3 को कॉल करेगा, फिर 3 भी वही बोलेगा पहले हमको 2 का वैल्यू दो तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 इसी तरह से कहीं ना कहीं तुमको एक ना एक वैल्यू देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फैक्ट ऑफ 0 के जब हम कॉल करेंगे तो 0 पे वैल्यू दे देगा, ये क्या वैल्यू दे देगा 1, और ये वैल्यू दे देगा अपने पेरेंट के पास,
ठीक है, ये रिटर्न करेगा, क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं ना, तो रिटर्न करने के बाद जो वैल्यू होता है पेरेंट फंक्शन में रिटर्न हो जाएगा जहां पे तुम कॉल करोगे। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा इसको 1। ऑब्वियसली फैक्ट ऑफ 0 1 होता है। इसके बाद तो हम कोई कॉल नहीं करवाए ना, फैक्ट ऑफ 0 हम क्या बोले कि जब भी मेरा 0 होगा उसके बाद तुम कोई रिटर्न ही मत करना, कुछ रिटर्न, सिर्फ आंसर रिटर्न कर दो। उसके बाद कोई फंक्शन, देखो 0 वाले में हम कोई फंक्शन कॉल नहीं करवा रहे। ठीक है, तो 0 होगा तो उसके बाद कोई फंक्शन कॉल नहीं होना है, सिर्फ रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 रिटर्न कर देगा। और ये 1 क्या कर रहा है, 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0, 1 में क्या लिखे थे, 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0। ठीक है, तो ये इसको 0 क्या रिटर्न किया, फैक्ट ऑफ 0 1 रिटर्न किया, तो 1 इंटू 1 जो कि स्टिल 1 ही होता है। फिर ये अपना वैल्यू इसको रिटर्न कर देगा। और ये क्या कर रहा है, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, और फैक्ट ऑफ 1 क्या आया 1, तो 2 इंटू 1 कैलकुलेट करेगा, इसका वैल्यू हो गया ओवरऑल 2। ये फिर अपना वैल्यू इसको रिटर्न करेगा 3 को। और ये क्या कर रहा है, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, अब फैक्ट ऑफ 2 तुम्हारा क्या आया था 2, तो इसको रिप्लेस करके तुम 2 कर दो, 6 आएगा यहाँ से। फिर ये 6 रिटर्न कर देगा इसको। और ये क्या कर रहा है, 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, अब फैक्ट ऑफ 3 का वैल्यू 6 है, तो ये तुम्हारा 24 आया। फिर ये 24 भी रिटर्न करेगा इसको। तो ये तब तक हर बार क्या हो रहा है, पेरेंट के पास जा रहा है, रिटर्न हो गया आंसर। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 इंटू, और यहाँ पे फैक्ट ऑफ हम 4 कॉल किए थे इस वाले में, देखो 5 इंटू, जैसे n है फैक्ट ऑफ n, तो n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, तो 5 इंटू फैक्ट ऑफ 5 माइनस 1 जो कि 4, यही कॉल किए थे। अब फैक्ट ऑफ 4 का तो वैल्यू हमको ये वाला रिटर्न कर ही रहा, तो 24 होगा जिसका, और ये ओवरऑल हो गया 120। तो ये प्रोसेस वो करता है इंटरनली। इसको तुमको भूल जाना है, अभी जितना भी चीज बताएं। ऑब्वियसली अगर ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा रिकर्सन में तो तुम कंफ्यूज होगे कि इतना हो क्या रहा है, और इसको अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ। ठीक है, भूल जाओ, बार बार रिपीट करके देखना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करना, एक वक्त आने के बाद तुमको समझ में आ जाएगा। तुमको बस एक बात हमेशा रिकर्सन के लिए दिमाग में रखना है। एक सेकंड, हम चार्ज लगा। रिकर्सन के लिए एक बात हमेशा तुमको दिमाग में रखना होगा, क्या, कि फंक्शन खुद को कॉल करेगा, और खुद को वो कॉल यहाँ पे क्या कर रहा है, रिकर्सन में अपने स्मॉलर वैल्यू पे कॉल कर रहा है। ठीक है, तो 5 कॉल कर रहा है 4 पे, 4 कॉल कर रहा है 3 पे, 3 कॉल कर रहा है 2 पे, 2 1 पे, 1 0 पे, और 0 हमको एक ना एक बेस केस देना पड़ता है कि कहाँ फंक्शन स्टॉप करना है, फंक्शन खुद को कॉल करना कहाँ स्टॉप होगा, वो तुम्हारा बेस केस होगा। ठीक है, ये तुमको फिगर आउट करना होगा कि कहाँ पे मेरा फंक्शन स्टॉप करेगा। यहाँ पे तुम जानते थे कि n ऑफ 0 के बाद हम कैलकुलेट करना नहीं चाहते, ऑब्वियसली फैक्टोरियल में माइनस का कोई काम नहीं है, तो हम बोलेंगे कि जैसे ही मेरा फैक्ट ऑफ n कॉल होगा, n इज इक्वल टू 0 होगा और फैक्ट ऑफ n कॉल करेगा। ठीक है, फैक्ट ऑफ n कॉल करेगा तो उसके बाद क्या होगा, फैक्ट ऑफ 0 तुम्हारा 1 रिटर्न कर देगा। और जब भी फैक्ट ऑफ 0 रिटर्न करेगा जो वैल्यू, वो किसको मिलेगा, 1 को। ठीक है, तो वो 1 मल्टीप्लाई कर लेगा खुद से। तो ये ऐसे काम करता है, एक बार देखना। ठीक है, फिलहाल के लिए हम तुमको इसका आंसर निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, सीपी में तुम इसका रेयरली यूज करोगे, ओके, कॉन्टेस्ट में तुम इसका रेयर यूज करोगे, बहुत ही कम। ठीक है, तो उतना अभी नहीं सोचना है इसको तुमको सीपी के हिसाब से, लेकिन हम लोग इसका बोले ना, तुमको रिकर्सन का अच्छे से स्टडी करेंगे जब डीएसए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डीएसए स्टार्ट करेंगे तो हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, तुम्हारा पॉइंटर और रिकर्सन अच्छे से। ठीक है, फिलहाल के लिए ये तुम्हारा देखो फैक्ट ऑफ, ये फाइनली जब इसको वैल्यू मिल जाएगा फैक्ट ऑफ 5 का, तो ये कैलकुलेट करके तुमको आंसर को रिटर्न कर देगा। हम नॉर्मल फंक्शन कॉल किए। ठीक है, फंक्शन कॉल तुमको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो अच्छे से रिवाइज करो उस चीज को। ठीक है, हम फंक्शन को कॉल किए, और चूंकि इसका वैल्यू आ रहा है ना, इस फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, तो ये वैल्यू जाके एएनएस में स्टोर हो गया, और एएनएस को हम सी आउट करवा दिए। ये तुम्हारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम, सॉरी सीएलएस। ठीक है, तुम इसका किसी पे भी ट्राई कर सकते हो। अगर हम रन करवाते हैं तो 4 का देख लो, 24, 6 का देख लो, तो क्या होगा, 120 मल्टीप्लाइड बाय 6 ना, तो 720 आई थिंक आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद का मैथ्स हमको नहीं आता है,
तुम 9 का निकाल के देख लो, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, तो करके देखना। एक और प्रोग्राम बना के दिखाते हैं, अगर ये तुमको काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है तो एक और प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक और प्रोग्राम बनाते हैं, स्टॉपिंग main.cpp को हम करते हैं इस बार लैन। हेलो। हाँ हाँ रवि बोलो। तो रिकर्शन को स्टॉप करने का वही तरीका है ना, इफ का लगा हाँ, के हम कंडीशन लगा इनको के रिकर्शन को स्टॉप करना है। ओके। एकमात्र तरीका है कोई ना कोई कंडीशन देके रिकर्शन को स्टॉप करना है, ठीक है। और ये भी देखना होगा कि उसके बाद क्या होगा, फंक्शन खुद को दोबारा ना कॉल करे। तुम इस कंडीशन में अगर फिर से किसी को कॉल करवा दोगे तो वो तो फिर से रिपीट करने लगेगा। तो एक ऐसा कंडीशनल ब्लॉक लेना होगा जिसमें हम फंक्शन को कॉल ही ना करें दोबारा से। तो यहाँ क्या हो रहा है ना कि हम बोल दिए कि n जब 1 होगा तो कोई फंक्शन कॉल नहीं होने वाला है। n अगर 1 नहीं होगा तो तुम फंक्शन कॉल जितना चाहो कर लो, ठीक है। लेकिन 1 जैसे ही n 0 हो जाएगा तो कोई फंक्शन कॉल मत करो, अब आंसर रिटर्न करने लगो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि तुम्हारा रिकर्शन रुका रहता है, फैक्टर ऑफ 5 रुका रहेगा जब तक कि इसको इसका वैल्यू नहीं मिल जाता है, क्योंकि फंक्शन कॉल कर रहा है अपने अंदर ही स्मॉलर वैल्यू पे। तो जब तक स्मॉलर वैल्यू का फंक्शन ये अपना काम करना फिनिश ना कर दे, जब तक इसका काम फिनिश ना हो जाए, ठीक है, ये अपना काम नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये भी काम कब फिनिश करेगा, जब ये काम फिनिश करेगा। तो ये भी कब फिनिश करेगा, जब ये फिनिश करेगा। तो सबसे पहले तुम्हारा बेस केस वैल्यू रिटर्न करेगा, फिनिश करेगा, ये इसको रिटर्न करेगा, फिर ये इसको रिटर्न करेगा, फिर ये इसको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारा स्टॉप होने वाला है। एक और सिंपल सा फंक्शन बना के हम लोग देखते हैं, और क्या देखते हैं, चलो देखो। इसका तो नाम सुने ही होगे। हाँ पूछो कुछ बोलना है। एक सेकंड, रिकर्शन फंक्शन का फैक्टोरियल का ही हम मतलब यूज करने के लिए बनाते हैं क्या हुआ? जैसे मेरा रिकर्शन है फंक्शन, हाँ और कोई यूज हमको करना होगा तो केवल जब फैक्टोरियल निकालना हो तभी कर सकते हैं, आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं? नहीं, बहुत इसका यूज है ना। ये है ना कि डेटा स्ट्रक्चर में आगे जाके हम लोग रिकर्सन का बहुत यूज करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा केस आएगा कि हम एक ही चीज बार बार कॉल करते हैं, ठीक है, एक ही फंक्शन को बार बार रिपीट करके कॉल करते हैं। अभी हम तुमको वो तो नहीं बताने वाले हैं कि कैसे होता है, लेकिन देखो एक एग्जांपल तुमको दिखाते हैं, एकदम सिंपल सा। इस चीज को दिमाग में रखना। जैसे ट्री होता है ना, ट्री नाम सुने होंगे अगर, तो देखो एक ट्री होता है हम लोगों के डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे मान लो यहाँ पे ट्री है, एक ट्री बनाते हैं हम, ठीक है। 1, इसका कोई चिल्ड्रन हो गया 2, 3, और इसका एक चिल्ड्रन हो गया 4, 5, इसका 6, 7, और इसका 8, 9। ये एक ट्री है। तो यहाँ पे हमको कुछ भी कैलकुलेट करना होता है ना, मान लो इसका कोई फंक्शन होगा, यहाँ पे एक फंक्शन होगा कोई, ठीक है। तो हमको क्या होता है ना, ट्री में हर एक एलिमेंट एक नोड है होता है, ठीक है। जब ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग ये सब देखेंगे, फिलहाल के लिए देख लो। ट्री में हर एक एलिमेंट एक नोड है, तो ठीक है। अगर मान लो हम एक लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। वहां देखो रिकर्सन हम लोग यूज कर सकते हैं। बोलेंगे 1 को कि तुम हमको नंबर ऑफ नोड दो, ठीक है। फंक्शन बनाएंगे, बोलेंगे नंबर ऑफ नोड दो। 1 बोलेगा कि मेरा दोनों जो चिल्ड्रन है वो हमको नंबर ऑफ नोड ला के देगा, ठीक है। उसमें से हम खुद को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका जो भी नंबर ऑफ नोड होगा, मान लो इसका नंबर ऑफ नोड मतलब इसके पास 5 होगा, ठीक है। इसके पास मान लो 5 है, इसके पास 6 है, तो तुम्हारा टोटल कितना होता, 6 इसका, 5 इसका, और 1 ये खुद। तो तुम तो यहाँ से इजिली करते 6 5 कितना होगा, 6 5 11 और 1 12। वास्तविक में नहीं है, लेकिन तुम समझ रहे हो कि ये बोलेगा कि जितना मेरा चिल्ड्रन का नंबर ऑफ नोड होगा उसमें हम खुद को जोड़ देंगे, ऑब्वियसली हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और यहाँ पे ये फिर बोलेगा कि तुम ला के दो, और ये अपने चिल्ड्रन को बोल देगा, ठीक है। ट्री क्या करेगा, ये क्या करेगा, अपने चिल्ड्रन को बोल देगा कि तुम अपना नंबर ऑफ चिल्ड्रन काउंट कर लो, ठीक है। तो कैसे होगा, हम लोग वहां पे इसका जब नंबर ऑफ नोड काउंट करते हैं ना, कि मतलब कितना नोड है मेरे ट्री में,
तो वहां पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कि हम अपना चिल्ड्रन को जानते हैं, हम खुद को जानते हैं, अपना चिल्ड्रन को जानते हैं, तो हम खुद को ऐड कर देंगे। मेरा चिल्ड्रन जितना भी काउंट करके लाएगा उसमें खुद को ऐड कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। ये बोलेगा कि हम भी अपना चिल्ड्रन को बोल देते हैं कि तुम अपना चिल्ड्रन को काउंट करके ले आओ, ठीक है। तो ये भी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक क्या कर रहा है, नोड काउंट कर रहा है। ये भी नोड काउंट करेगा, अपने चिल्ड्रन को पास करेगा वो फंक्शन। यहाँ वही फंक्शन अपने चिल्ड्रन को ये पास कर रहा है, इसको भी पास कर देगा। वही फंक्शन ये भी अपने चिल्ड्रन को पास कर देगा, ये भी पास कर देगा। तो इसी तरह से हम लोग काउंट करते हैं। तो बहुत यूज है रिकर्सन का, बहुत यूज है ना। ट्री में बहुत ज्यादा, ट्री बिना रिकर्सन का ट्री थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ट्री में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है रिकर्सन, अगर ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं तो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसको, इसका यूज करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे कैसे नंबर ऑफ नोड काउंट करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसको आगे जाके, फिलहाल के लिए अभी इग्नोर करते हैं ट्री क्या होता है ये सब, ठीक है। तो अभी एक प्रोग्राम हम लोग बनाने वाले हैं फिबोनाची, और उसके बाद हम लोग फिर इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी को स्टडी करते हैं और देखते हैं क्या होता है टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। पहले इसको जल्दी कर लेते हैं, रिकर्सन में ही इतना टाइम लग गया। देखो क्या प्रोग्राम बनाने वाले, फिबोनाची कोड जनरेट किया ना, हाँ ठीक है, फिबोनाची बोलते हैं उसको, ठीक है। तो देखो फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची उसमें क्या होता है ना कि हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि फिबोनाची नंबर एक सीरीज है, आई थिंक, ओके। और इसमें क्या होता है ना कि पहला एलिमेंट 0 होता है, दूसरा एलिमेंट 1 होता है, और बाकी का नेक्स्ट एलिमेंट इस दोनों का सम होता है, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट एलिमेंट इस दोनों का सम होगा। तो अब क्या होगा, इस दोनों का सम हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है। फिर इस प्रीवियस 2 एलिमेंट का सम, तो अब ये अपने और अपने प्रीवियस एलिमेंट को जोड़ेगा, 2 आ जाएगा। फिर ये 2 जोड़ेगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, 8 5 13 आ जाएगा, 13 8 21 आ जाएगा, ऐसी तरह से सो ऑन चलता रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है ना फिबोनाची में कि 2 एलिमेंट तुमको पता है, 2 एलिमेंट पता है, 0 पता है और 1 पता है, ठीक है। ये 2 एलिमेंट पता है, बाकी का नेक्स्ट एलिमेंट तुम इस दोनों को जोड़ के बनाओ, फिर जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, उसको और इस एलिमेंट को जोड़ के बनाओ, ठीक है। फिर इसका भी जो रिजल्टेंट आएगा खुद को और इसको जोड़ के बनाओ। तो नेक्स्ट एलिमेंट ऐसे ही तुमको फॉर्म करना है। और इसमें भी देखो फिबोनाची तुम यूज कर सकते हो। तुम्हारा बेस केस क्या हो जाएगा, 0 और 1, क्योंकि ये तुमको पता है। अब ऑब्वियसली हर एक रिकर्सन प्रॉब्लम में तुम्हारा बेस केस नॉन होता है, नॉन होता है मतलब तुम उस चीज को जानते हो। बेस केस क्या होगा, तुम्हारा स्मॉलेस्ट केस। तो तुम फिबोनाची 0 का जानते हो, 0 का जानते हो कि 0 होगा। फिबोनाची ऑफ 1 भी जानते हो, फिबोनाची ऑफ 1 भी जानते हो, तुम्हारा 1 होगा। देखो फिबोनाची ऑफ 0 तुम्हारा 0 होता है, फिबोनाची ऑफ 1 तुम्हारा 1 होता है। और उसके बाद फिबोनाची ऑफ 2 तुम्हारा क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 2 तुम्हारा होता है 0 और 1 को प्लस कर देंगे इस दोनों को। तो किसको करेंगे, फिबोनाची ऑफ 1 को प्लस कर देंगे फिबोनाची ऑफ 0 के साथ, है ना। तो तुम्हारा फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट हो जाएगा, समझ रहे हो। उसी तरह से फिबोनाची ऑफ 3 तुमको कैलकुलेट करने बोल दे तो तुम क्या करोगे, जैसे मान लो तुमको ये क्या हुआ 0 1 2 3, फिबोनाची ऑफ 3 तुमको ये कैलकुलेट करने बोले, ठीक है। तो तुम क्या कहोगे कि फिबोनाची ऑफ 3 हम कैलकुलेट करेंगे, पहले तुम हमको फिबोनाची ऑफ इसका वैल्यू दे दो 2 का और 1 का। तो 2 और 1 का वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो हम उस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो मेरा फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे ही तुमको बोलेगा फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट करो, तुम कहो कि हमको पहले फिबोनाची ऑफ 2 ला के दो और 1 ला के दो, फिबोनाची ऑफ 1 ला के दो, और उस दोनों को हम जोड़ देंगे, वही फिबोनाची ऑफ 3 के बराबर हो जाएगा। यही होता है तुम्हारा फिबोनाची। मीन्स एवरी नेक्स्ट एलिमेंट इज सम ऑफ प्रीवियस 2 एलिमेंट, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट सम ऑफ प्रीवियस 2 एलिमेंट। और यहाँ पे देखो तुमको क्या जनरलाइज्ड फॉर्मूला मिल रहा है, फॉर्मूला तुम्हारा क्या बन रहा है, एफ आई बी ऑफ एन तुम्हारा बन रहा है क्या, एफ आई बी ऑफ 2 क्या है n-1, और यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस एफ आई बी ऑफ n-2,
1 हो जा रहा है तुम्हारा n-2, देख रहे हो, ये हो गया n-2, ये हो गया n-1, क्योंकि प्रीवियस टू एलिमेंट ऑब्वियसली अगर हमको इसका कैलकुलेट करना है तो ये तुम्हारा nth पोजीशन है, तो पहले n-1 पोजीशन का कैलकुलेट कर लो और n-2 पोजीशन का कैलकुलेट कर लो, फिर दोनों को जोड़ दो, तुम्हारा ये nth के बराबर का आ जाएगा। तो यही तो होता है फिबोनाची में, ठीक है। तो यही हमको करना है। तो हमेशा तुमको एक जनरलाइज्ड फार्मूला कैलकुलेट करना है और तुमको बेस केस पता होना चाहिए। बेस केस यहाँ मेरा क्या होगा 0 1, और बन गया तुम्हारा रिकर्सन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको बोलेगा कि nth फिबोनाची कैलकुलेट करके दो, ठीक है। तो n देगा तुमको, यूजर बोलेगा इंटर अ नंबर, इंटर ए नंबर, ओके, इंटर ए नंबर बोलेगा, तुम उस नंबर को इंटर कर दोगे और तुम क्या कैलकुलेट करोगे, FIB ऑफ n, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके किसी में स्टोर कर लो, ठीक है। फिलहाल हम लॉन्ग ही ले लेते हैं, ANS नाम का, इंट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा अगर इंटीजर के ही लिमिटेशंस में बनाने का मन है और सी आउट करवा देंगे ANS। हमको FIB फंक्शंस बनाना है, FIB फंक्शन बनाना है, ओके, FIB फंक्शन बनाना है, चलो बनाने जाते हैं। तो यहाँ पे हम लॉन्ग, चूंकि लॉन्ग में आंसर को स्टोर करना है तो हमको रिटर्न भी लॉन्ग करवाना होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो FIB ऑफ n देगा हमको कैलकुलेट करना है। और तुमको क्या जनरलाइज्ड फार्मूला बताए कि ये फंक्शन तुम्हारा रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, FIB ऑफ n-1 या n, ठीक है, n-1 प्लस FIB ऑफ n-2। ये फंक्शन तो इतना ही काम कर रहा है। तुम्हारा FIB ऑफ n, देखो क्या किए थे, FIB ऑफ n इज इक्वल्स टू, यही कह रहे थे, FIB ऑफ n-1 और FIB ऑफ n-2। ये फंक्शन तो इतना ही काम कर रहा था, बस हमको बेस केस लगाना होगा कि ये काम करते करते आखिर रुकेगा कब, क्योंकि जब भी वो n-1 पे कॉल करेगा फिर n-1 अपने n-1 और n-2 पे कॉल करेगा, ठीक है। तो ये चलता जाएगा क्योंकि हर बार कोई नेक्स्ट फंक्शन अपने -1 पे कॉल करेगा, फिर उसका नेक्स्ट फंक्शन अपने -1 पे कॉल करेगा, ये तो चलता जाएगा, निगेटिव इन्फिनाइट में चला जाएगा। तो तुमको बेस केस लगाना है, और बेस केस क्या बोले थे, तुम्हारा नोन वैल्यू क्या क्या है, तुम्हारा नोन वैल्यू क्या है, वही तुम्हारा बेस केस हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिसको जानते हो तुम वहां रुक दो। तो तुम जानते हो कि अगर n इज इक्वल टू तुम्हारा 0 है तो तुम क्या रिटर्न करवाओगे, 0, और n अगर इज इक्वल टू तुम्हारा 1 है, ठीक है, तो तुम क्या रिटर्न करवाओगे, 1। अदरवाइज फिर तुम्हारा n इज इक्वल टू कुछ भी होता है, अगर ये दोनों केस तुम्हारा रन नहीं करता है तो इसके अलावा जो भी होगा तुम्हारा ये होगा, ठीक है। और देख लो इस बार तुम्हारा आंसर आता है कि नहीं, G++, क्या नाम है मेरा फाइल का, फिबोनाची। और यहाँ पे गलत होते हुए देखते हैं, FIB कैन नॉट बी यूज्ड एज ए फंक्शन, कैन नॉट बी क्या है, n वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ओके, देखते हैं, सीन n लिए और FIB ऑफ n हुआ। अच्छा देखते हैं सर, वो फंक्शन डिक्लेरेशन में इंट है। ओह आई एम सॉरी, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे इंट हमको लेना होता, ओके। हाँ तो देखो ऑब्वियसली डेटा टाइप हमको देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे G++, ओके, और देखो इंटर ए नंबर, तो हम बोलते हैं मेरा 0th फिबोनाची कैलकुलेट करके दे दो, देखते हैं नॉन वैल्यू पे काम करता है कि नहीं। ऑब्वियसली 0th मेरा 0 ही है, 1 वाला भी 1 है, 2 तो 0 और 1 का सम 1, 3 पे कॉल करते हैं तो 1 and 1 का सम 2, चलो इस बार 4 पे कॉल करते हैं तो 2 and 1 का सम, हर बार देखो 2 and 1 का सम 3 आया, इस बार देखो 3 and 2 का सम करेगा, ठीक है। 5 शिफ्ट करते हैं तो 3 and 2 का सम 5, इस बार 5 और 3 का सम 8 आएगा। तो ऐसे ही करके प्रीवियस 2 को कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही चीज बताए तुमको, हर बार क्या कर रहा है, फंक्शन अपने से स्मॉलर वैल्यू पे कॉल कर रहा है, तुम्हारा फंक्शन क्या कर रहा है, अपने से स्मॉलर वैल्यू पे कॉल कर रहा है। देख लो एक बार और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
देख लो एक बार फिर से, हालांकि तुमको समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भूल जाओ, इसको समझने का ज़्यादा भी स्ट्रेस मत डालो दिमाग पे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, FIV अब कैलकुलेट कर रहे हैं हम, मान लो 5 का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, छोटा वैल्यू लेते हैं। ये क्या करेगा, ये करेगा ये फंक्शन सिर्फ एक छोटा सा काम कर रहा है, क्या, फंक्शन पे हम जाते हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0 है क्या, तो FIV ऑफ 5 ना हम लिखें, तो n इज इक्वल टू 0 तो नहीं है, मतलब ये इफ केस नहीं काम करेगा। फिर n इज इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, 1 भी नहीं है, तो वो भी तुम्हारा काम नहीं करेगा, 1 वाला भी इफ केस तुम्हारा काम नहीं करेगा, ओके। तो अब क्या होगा, अब दोनों नहीं काम किया, तो अब रिटर्न काम करेगा, रिटर्न वाला कॉल होगा। तो अब इसमें क्या है, FIV ऑफ n-1 प्लस FIV ऑफ n-2 हुआ, तो लिख देते हैं FIV ऑफ n-1 यानी कि 4 प्लस FIV ऑफ n-2 यानी कि 5 - 2 3, ठीक है, ये आएगा। अब ये बोलेगा, देखो यहाँ पे क्या, इसका थोड़ा ग्राफ का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट बन गया, ये बोलेगा कि हम भी तो एक फंक्शन है, तो ये भी फंक्शन कॉल करेगा खुद, ये भी फंक्शन परफॉर्म करेगा, यहाँ भी तो तुम फंक्शन कॉल ही कर रहे हो, ये भी फंक्शन परफॉर्म करेगा अपना काम, और ये जब फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा, फिर चेक करेगा, क्या, देखो जब भी फंक्शन कॉल हो रहा है 2 स्टेटमेंट चेक हो रहा है, क्या 0 है, नहीं है, क्योंकि 4 है, 1 है, नहीं है, तो फिर वो दोनों नहीं हुआ, तब ये कॉल होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये करेगा FIV ऑफ, ये क्या कॉल करेगा, FIV ऑफ n-1 3 प्लस FIV ऑफ n-2, और ये क्या कॉल करेगा, ये भी कॉल करेगा अपने, FIV ऑफ 2 कॉल करेगा प्लस FIV ऑफ 1 कॉल करेगा, ये भी कॉल करेगा, चलता जाएगा। यहाँ पे ग्राफ हर एक 2-2 वैल्यू पे हो रहा है, यहाँ 1 पे हो रहा है प्लस FIV ऑफ क्या हो रहा है 0, ओके। अब तुम कहोगे कि ये भी कॉल करेगा, तुम कहोगे कि ये भी कॉल करेगा किसी फंक्शन को, नहीं, हम यहाँ पे साफ साफ बोल चुके हैं कि जैसे ही मेरा n इक्वल टू 1 होगा तो ये इफ वाला कंडीशन रन हो जाएगा, रिटर्न 1, तो ये तो अपना भाई रिटर्न 1 कर देगा, ये तो यहाँ पे 1 वैल्यू ले आएगा, और जब 2 कॉल होगा तो ये FIV ऑफ 1 और FIV ऑफ 0 जब कॉल किया तो इसका भी वैल्यू आ गया 1 और इसका वैल्यू आ गया 0, तो 0 प्लस 1 कैलकुलेट करके इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है, तो यहाँ आया 1, यहाँ भी आ गया 1, और FIV ऑफ 3 मिल जाएगा, ये दोनों को जोड़ के FIV ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है, इस दोनों को जब जोड़ेगा तो FIV ऑफ 3 आ जाएगा, तो 1 + 1 2, तो FIV ऑफ 3 क्या हो गया 2। अब इधर से देखते हैं, यहाँ भी देखो सेम वर्क परफॉर्म हो रहा है, FIV ऑफ 3 कैलकुलेट किए थे ना, तो यहाँ भी ये सेम ग्राफ बन के 2 लाएगा, और FIV ऑफ 2 ये वाला सेम ग्राफ बन के 1 लाएगा, तो इस दोनों को जोड़ोगे तो 3 आएगा, ये आया 3, ये आया 2, और ओवरऑल तुम्हारा क्या हो जाएगा 5, FIV ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ देख रहे होगे तुम कि एक ही चीज तुम्हारा 2-2 जगह कॉल हो रहा है, और तुमको पता चलेगा कि 2-2 जगह नहीं, कई जगह कॉल होता है, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो आई थिंक 2 to the power n हो जाता है, ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी अभी देखे नहीं है ना। तो ये एक ही फंक्शन देखो FIV3 यहाँ भी कॉल हुआ, अभी तो तुमको ऐसा लग रहा है ना, यही अगर कॉल करता तो तुम देखते कि 2 कितना बार हो रहा है या 1 कितना बार होगा, FIV ऑफ ये क्या कॉल करेगा 2 और 1, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक तरह से स्लोअर होता है, ठीक है, रिकर्सन कई जगह स्लोअर होता है, काम को आसान तो कर देता है, लेकिन स्लो भी होता है, ठीक है। देखो FIV ऑफ यहाँ भी एवरी टाइम कैलकुलेट करने के बाद हमको n टाइम्स मेरा कॉल होता है, ठीक है। देखो FIV ऑफ 1 यहाँ भी कॉल हुआ, 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 देखो 5 कैलकुलेट करने में FIV ऑफ 1 5 बार आया, ठीक है। तो यही होता है कि तुमको बाद में पता चलेगा कि आगे जाके एक ही फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, इसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग डीपी पढ़ते हैं, ठीक है, इस चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए डीपी पढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए हमको उस सब में नहीं जाना है,
बस ये देखना है तुम्हारा ऐसे काम करता है और ये तुम्हारा फिबोनाची का कोड समाप्त हुआ। इस सब में कोई अगर दिक्कत है तो बोलो, और उसके बाद आज भी टाइम काफी हो गया। खैर कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। रिकर्शन में कोई दिक्कत है? हालांकि ये एंड नहीं है रिकर्शन का, ठीक है, रिकर्शन में और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग अब भी उतना स्टडी नहीं करेंगे। बस 2 ही पॉइंट हमेशा याद रखना है। बेस केस, हमेशा बेस केस देना है, ठीक है। कोई भी वर्क परफॉर्म होने से पहले बेस केस दे देना जो उसको चेक करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले वर्क परफॉर्म हो जाए उसके बाद बेस केस चेक करें। तो पहले बेस केस चेक वो डाल दो टॉप पे, ठीक है, और उसके बाद वो क्या परफॉर्म करना चाहता है अपना स्मॉलर वैल्यू पे वही फंक्शन रिपीट करके कॉल करेगा। हमेशा स्मॉलर वैल्यू पे कॉल करेगा। अगर तुम एन पे ही कॉल करवा दोगे तो वो कभी छोटा होगा ही नहीं और एन इन्फिनाइट टाइम्स कॉल हो जाएगा। तो एवरी टाइम एन छोटा होते जा रहा है और जैसे ही एन 0 होगा रुक जाएगा, एन 1 होगा रुक जाएगा। हाँ, बोलो सत्या, कुछ पूछ रहे थे? नो सर। तो देखो इसका सीपी में बहुत कम यूज है, ठीक है, अब भी बहुत कम यूज होगा। जब डीएसए इंप्लीमेंट करने लगोगे, नया नया डेटा स्ट्रक्चर बनाने लगोगे, तब रिकर्शन का बहुत यूज होगा। सीपी में तुम कॉन्टेस्ट के दौरान इसका ना के बराबर यूज करोगे। ओके, ये स्लोअर भी है, बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता है। एवरी रिकर्सिव कॉल तुम्हारा मेमोरी लेता है, हर एक रिकर्सिव कॉल मेमोरी ले लेता है, ठीक है, और वो होल्ड पे रहता है। चूंकि देखो क्या होता है ना कि जब तक ये सारा वर्क परफॉर्म नहीं होगा, FIB ऑफ 5 कंप्लीट नहीं होगा, तो FIB ऑफ 5 मेमोरी में होल्ड किए हुए रहता है। तो ये सारे को कंप्लीट करने के बाद ये रहता है, तो मेमोरी में जितना भी फंक्शन कॉल हो रहा है मेमोरी में जगह लिए जा रहा है, जितना भी फंक्शन कॉल हो रहा है मेमोरी में जगह लिए जा रहा है। और ये तुम्हारा स्टैक है, ठीक है। तो पहले ये तुम्हारा वर्क परफॉर्म होगा जो लास्ट में आया, पहले तुम्हारा लास्ट वाला वर्क परफॉर्म होगा, तब उसके बाद पेरेंट होगा, ठीक है। पहले चिल्ड्रन वाला परफॉर्म हो जाएगा, ये वाला परफॉर्म होगा, तब तुम्हारा ये सब काम करेगा, फिर ये सब काम करेगा, फिर ये तुम्हारा काम करेगा। समझ रहे हो? तो काफ़ी मेमोरी यूज करता है रिकर्शन तुम्हारा। फिलहाल के लिए उतना दिमाग नहीं लगाना है। ये 2 कोड है जो काफ़ी यूज होने वाला है तुम लोगों को, जो कि रिकर्शन की मदद से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बाद में जब इस पर स्टडी करेंगे तब देखेंगे, फिर से हम इस चीज़ को रिपीट करेंगे कैसे होता है और ये सारा चीज़ फिर से दिखाएंगे। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी चलो देख ही लेते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी में हम ज़्यादा बताने भी नहीं वाले थे, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी में ज़्यादा नहीं बताने वाले थे क्योंकि ये टॉपिक जो है हम लोगों का डीएसए सीरीज का है और एक तरह से समझो तो मैथ्स बेस्ड है, ठीक है। तो हम उतना ही बताने वाले थे जितना तुमको वेबसाइट पे समझ में आ जाए कि आखिर इसका यूज कैसे करते हैं। तो फिलहाल के लिए तुम देख लो, ठीक है, इसको करना कैसे है टाइम कम्प्लेक्सिटी। जैसे कि देखो तुमको एक सिंपल सा प्रोग्राम बताते हैं, एक फॉर लूप, ठीक है। रुको, फर्स्ट वाला ही कोड में चले जाते हैं। ओके, फर्स्ट वाला कोड में चले जाते हैं क्योंकि फर्स्ट वाला लिखा हुआ है ना मेरे पास, तो फर्स्ट वाला कोड में जाते हैं। चलो इस फॉर लूप के पास आते हैं। ये जो मेरा फॉर लूप है इसके पास आते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं। तो ये फॉर लूप तुमको दिख रहा है, फॉर क्या हो रहा है, इंट i इज इक्वल टू 0। जरा देखो यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। देखो 2 टर्म है हम लोगों के पास, ठीक है, 2 टर्म है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये दोनों होता क्या है, दरअसल इसको पढ़ते क्यों है? तो देखो हम लोग जो भी कोड बनाते हैं या लिखते हैं तो वो ऑब्वियसली टाइम लगाता है रन करने के लिए, ठीक है, टाइम लगाता है और मेमोरी में स्पेस भी लिखता होगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना कि हर एक मेमोरी का लिमिट है, ऑब्वियसली हम लोगों का मेमोरी का भी लिमिट है और तुम्हारा टाइम का भी लिमिट है। तुम ऐसा भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारा कोड क्या हो, बहुत ज़्यादा टाइम ले ले, है ना, 1 साल लगा दे उसको रन करने में, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोड ऐसा कोड भी है जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, ठीक है। तो हम लोग ये भी देखते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी, हम कोड को स्टडी करते हैं कि मेरा कोड क्या हो, थोड़ा सा एफिशिएंट हो और जल्दी वर्क परफॉर्म कर दे,
ठीक है। तो बहुत तरह का टाइम कम्प्लेक्सिटी हम लोगों के पास मौजूद है, जैसे कि इसमें हम लोग ज़्यादातर क्या स्टडी करने वाले हैं, बिग ओ, और बाकी पे हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बिग ओ नोटेशन हमको इसी को पढ़ना है, और ये होता क्या है, ये हमको कैलकुलेट करता है, ये बताता है कि तुम्हारा टाइम, ठीक है, किस रेट से बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। और ये कैसे होगा कि देखो मेरा कोड में टाइम आखिर डिपेंडेंट किस पे है। मान लो तुमको बोलेगा कि तुम 1 2 3 4 इस सब का सम निकालो, ठीक है, तुरंत कैलकुलेट कर दोगे। तुम्हारा कंप्यूटर इतना फास्ट है कि इसको नैनो सेकंड में भी कर सकता है, और भी उससे माइक्रो सेकंड, और पता नहीं कौन कौन छोटा होता है उससे यूनिट, हमको नाम नहीं मालूम, उससे भी छोटा यूनिट में कैलकुलेट कर सकता है इसको। यही नंबर तुम्हारा 1 लाख तक होता तो कंटिन्यू करके, तब तुम्हारा कंप्यूटर को लगता कि बहुत ज्यादा नंबर है, ठीक है। तो यही नंबर अगर तुम्हारा 1 लाख तक होता, तब तुम्हारे कंप्यूटर को थोड़ा लोड महसूस होने लगता कि हाँ ये बहुत ज्यादा जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा जा रहा है। और तुम इस चीज का डेमो देखो, इस चीज का डेमो देखो क्या हो रहा है। हम क्या करते हैं, एक पटाख से तुरंत से क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, टाइम कॉम.cpp। देखो हम क्या करते हैं, सिंपली लूप चलाते हैं, ओके। और कोड हम इंट n इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 1000, ओके, और पहले 100 लेते हैं, और क्या करते हैं, कोड इंट i इज इक्वल टू 0 i इज लेस देन प्लस एक सम बना के, सम प्लस इक्वल टू तुम्हारा i कर देंगे, ठीक है, और i 1 से इक्वल टू n। तो ये क्या कर रहे हैं हम, n नंबर्स तक का सम ले रहे हैं, ओके, और सम को हम लॉन्ग में स्टोर कर रहे हैं, इक्वल टू 0, इसको भी लॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्या कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा क्या कर रहे हैं, तुम्हारा n टाइम्स सम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, n टाइम्स सम कैलकुलेट कर रहे हैं। और देखो इस प्रोग्राम को क्या होगा, G++, जल्दी से हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। ओ सॉरी, आउटपुट तो करवाए नहीं, सी आउट सम, ओके। और देखो कैलकुलेट करके तुरंत तुमको दे दिया, वही हम n इज इक्वल टू, अब देखो जरा n इज इक्वल टू बढ़ा दिए, देखो अब जरा क्या होता है, थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा सा, तुमको महसूस नहीं हुआ होगा लेकिन थोड़ा टाइम लिया, 2 शून्य और लगाते हैं, ओके। इस बार देखना कितना टाइम लेता, अभी भी तुमको महसूस नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब थोड़ा महसूस हो रहा है ना, देखो टाइम लगा रहा है, ओ पता नहीं ये कितना देर में देगा, लगता है हम ज्यादा जीरो बढ़ा दिए। अब देखो कितना टाइम लगा रहा है वो कैलकुलेट करने में, है ना। हो सकता है ऐसा भी सिनारियो आ सकता है कि वो कैलकुलेट ना करे, आज ना करे या कल करे, ओके। तो ऐसा भी केसेस आ सकता है कि तुम्हारा ये प्रोग्राम आउटपुट तो दे देगा, कैलकुलेट कर दिया, पहले तो टाइम लगाया, और ये भी हो गया कि तुम्हारा मेमोरी से भी आउट ऑफ, मतलब आउट हो गया, ठीक है, मतलब मेमोरी लिमिट भी एक्सीड कर गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तुम्हारा फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, जरा नोटिस किए, n पे। तुम्हारा ये कोड n पे डिपेंड कर रहा है, हम n का साइज जैसे जैसे बढ़ाते गए, तुम्हारा टाइम क्या हुआ, बढ़ता गया, है ना। n को छोटा कर रहे थे, टाइम मेरा छोटा हो रहा था, मेरे कोड को रन करने में टाइम कम लग रहा था। तो इस चीज को देखिए, तुम्हारा टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, कोड का, n पे। तो हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी में यही पढ़ते हैं कि मेरा कोड जो है ना कितना फास्ट होगा, ओके। और कोड का डिपेंडेंसी पढ़ते हैं हम लोग n पे, ओके। तो मेरा क्या है, टाइम जो है, मेरा एक टाइम का फंक्शन है, ये किस पे डिपेंडेंट है, मेरा n पे, ठीक है। अगर फंक्शन होगा टाइम का, ठीक है, फंक्शन को f से डिनोट कर दो,
और पता नहीं इसको क्या लिखे हैं हम, ये तुम्हारा n पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम कह सकते हो, तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, ठीक है। जैसे जैसे तुम n बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारा क्या होगा, टाइम बढ़ेगा, ठीक है, तुम्हारा टाइम डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। अब देखो एक चीज, जैसे तुम इस चीज को जानते होगे, अगर तुम y = mx + c से वाकिफ रखते होगे तो ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का प्रोग्राम है, ठीक है, सॉरी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, लीनियर वाला, ये चीज को जानते हो ना, लीनियर ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब टाइम, अगर तुम्हारा टाइम का ग्राफ है और तुम्हारा ये इस रफ्तार से बढ़ रहा है, ठीक है, तो n पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे n पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम n बढ़ाएंगे तुम्हारा टाइम बढ़ेगा, तो तुम्हारा टाइम n पे डिपेंडेंट है, जैसे जैसे n बढ़ाओगे तुम्हारा टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर टाइम, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम लोग O ऑफ n भी बोलते हैं। तो तुमको बस एक चीज, हम लोग ज्यादा डीप में स्टडी नहीं करने वाले हैं टाइम को, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुमको हमेशा क्या देखना है कि तुम्हारा टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो एक एग्जांपल तुमको दिखाते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं फॉर लूप का, जैसे अभी लिए थे, अभी यहाँ पे क्या किए थे, फॉर लूप लिए थे, सिंगल फॉर लूप लिए थे, ठीक है। लेकिन देखो इस बार क्या करते हैं, फॉर int i = 0 लेते हैं, i <n लेते हैं, i++, ठीक है। एक और इसके अंदर फॉर ले लिए, फॉर int j = 0, j <n और j++ का, और इसके अंदर लिखते हैं cout i, ठीक है। अब ये किए और इस फॉर लूप को एंड किए और इस फॉर लूप को एंड किए। यहां पे देखो क्या हो रहा है, जब i = 0 होगा, जब i = 0 होगा तुम्हारा ये फॉर लूप काम करेगा, ये फॉर लूप काम करेगा, और ये फॉर लूप तुम्हारा n टाइम्स रन करेगा। ऑब्वियसली j = 0 से n टाइम्स रन करेगा, n टाइम्स रन करेगा। i = 1 होगा, फिर तुम्हारा ये लूप n टाइम्स रन करेगा, करेगा कि नहीं, i = 1 होने पे भी तो तुम्हारा ये लूप रन करेगा n टाइम्स, क्योंकि फिर j को n टाइम्स रन कराने के लिए, मतलब ये लूप तुम्हारा n टाइम्स रन कर रहा है, इसको तो तुम अच्छे जान रहे हो, 0 से लेके n-1 तक रन कर रहा है, यानी कि n टाइम्स रन कर रहा है। तो देखो डबल लूप के केस में क्या हो रहा है, फिर i = तुम्हारा 2 होगा, फिर से वो फॉर लूप में जाएगा और फिर n टाइम्स रन करेगा, ठीक है। और इसी तरह से तुम्हारा i = n जब होगा n-1 होगा, यानी कि मतलब क्योंकि हम यहाँ n के इक्वालिटी में नहीं किए हैं, फिर n टाइम्स रन करेगा। तो देखो तुम्हारा क्या हो रहा है, ये n टाइम्स, क्या बोले इसको, n टाइम्स रन कर रहा है, ठीक है। मतलब n टाइम्स प्लस n टाइम्स, सबको अगर जोड़ दो सारा टाइम को, ठीक है, मतलब सारा लूप का कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है, मतलब एक तरह से अगर स्टेप्स तुम समझो तो कितना स्टेप्स ले रहा है, ये n स्टेप ले रहा है, ये n स्टेप, तो n टाइम्स तुम्हारा n स्टेप ले रहा है, ठीक है। तो ये करते करते तुम्हारा n टाइम्स तुम्हारा n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो, तुम्हारा n × n हो जाएगा, टोटल ऑपरेशन n × n हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा टाइम का ग्राफ तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा n × n, ये तुम्हारा कोड क्या हो रहा है, n × n पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो यहां पे क्या हो रहा है कि ये फॉर लूप तुम्हारा n टाइम्स रन नहीं कर रहा है, n × n टाइम्स रन कर रहा है, क्योंकि एवरी टाइम तुम्हारा लूप उसके अंदर भी n टाइम्स लूप रन कर रहा है। तो इसीलिए ये तुम्हारा हो जाता है O ऑफ, यहाँ पे देखो n² पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तुम्हारा हो जाता है क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है।
क्वाड्रेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी। इसी तरह से तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम कम्प्लेक्सिटी, इसी तरह से तुम्हारे पास है O ऑफ, एक है log n, ठीक है, एक है तुम्हारा O ऑफ n इंटू लॉग n, जिसको n log n भी कहते हैं, एक है तुम्हारा O ऑफ 1। अब तुम कहोगे ये O ऑफ 1 क्या है? तो ये है तुम्हारा कांस्टेंट टाइम, जिसको हम लोग कांस्टेंट टाइम बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल अगर तुम जानना चाहो तो जरा देखो, तुम्हारा ये, इसको हम इनिशियलाइज किए, इसको करने में तुम्हारा कंप्यूटर कितना वर्क परफॉर्म किया होगा? एक स्टेप में ये काम हो गया होगा। इसको भी करने में तुम्हारा कंप्यूटर एक स्टेप लगाया होगा बस, ठीक है, स्टेप के हिसाब से अगर तुम कैलकुलेट करो, इसको भी करने में एक स्टेप लगाया होगा। या फिर अगर तुम देखते हो तुम्हारा सम वाला जो प्रोग्राम था, सम वाला जो तुम्हारा प्रोग्राम था, अगर हम इस सब को कमेंट करते हैं और हम एक लिखते हैं कि इंट a, b हमको दे 3a b और सी आउट करो सम, ठीक है। तो यहां पे देखो हमको क्या हो रहा है, 2 नंबर मिला, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, a मिला, a = 1 मिला, b = 1 मिला और सी आउट करवा दिए 1 + 1 यानी कि 2। यहां पे एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, कंप्यूटर तुम्हारा 3 स्टेप में वर्क परफॉर्म कर दिया। अब तुम यहां पे a = 1 लाख भी दे दो, इसको कोई फर्क पड़ेगा? ये 1 लाख जोड़ 1 लाख, इसको तो तुरंत कर देगा, क्योंकि यहाँ पे तो इसको 2 नंबर का ही सम लग रहा है। वो नंबर कितना भी बड़ा हो, यहाँ पे तो 2 नंबर का ही ना सम है, सम ऑफ 2 नंबर है, तो इसको तो एक स्टेप में कर देगा, तुरंत से कर देगा, समझ रहे हो? ये तुम्हारा 3 स्टेप में ही तुम्हारा पूरा वर्क परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे तुम्हारा टाइम n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए जब टाइम तुम्हारा n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्टेप है, तो उसको बोलते हैं O ऑफ 1, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कांस्टेंट टाइम। तो एक ऐसा कोड जिसमें लूप तुम्हारा इन्वॉल्व नहीं है, वो तुम्हारा कांस्टेंट टाइम हो गया, ठीक है। फिलहाल इसको हम अनकमेंट करते हैं। जब तुम्हारा लूप इन्वॉल्व नहीं है, वो तुम्हारा कांस्टेंट टाइम हो गया, ठीक है। और भी होता है तुम्हारा, ये लॉगरिथमिक टाइम हो गया। इसमें क्या होता है, हर बार तुम्हारा स्टेप ना हाफ होते जाता है, और इसको बाद में देखेंगे, हम टाइम कम्प्लेक्सिटी का एक लेक्चर और ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इंट्रो देखते हैं, ठीक है, देख लो, और इसको अब एंड भी कर देंगे, बस तुमको बता रहे हैं, और इस चीज़ को फिर से देख लेंगे। हमको अब लग रहा है, महसूस हो रहा है कि इसमें थोड़ा और वक्त लगेगा, तो अच्छा है थोड़ा सा आज जान लो, कल फिर जानेंगे, और कल इस पर क्वेश्चंस देख लेंगे, क्वेश्चंस जाके स्टडी कर लेंगे कि उसमें कैसे हम डिटेक्ट करें, हमको क्या कांस्टेंट दिया हुआ है, क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी होना चाहिए। और भी तुम्हारे पास है O ऑफ n फैक्टोरियल होता है, O ऑफ n क्यूब होता है, तुम कुछ भी लिख दो वो हो जाता है, ठीक है। एक O ऑफ 2 to the power n, ये सब बहुत स्लो है, n फैक्टोरियल बहुत स्लो है, वेरी स्लो। कभी भी अपने कोड में इस दोनों का यूज नहीं करना है। अभी देखो जो रिकर्सन हम लोग किए थे ना, ये यही था, ठीक है, बहुत स्लो है ये तुम्हारा, ठीक है। तो ये सब हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी मौजूद है, और इस सब को हम लोग एक एक एग्जांपल के साथ देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जब हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी और उसका ग्राफ देखेंगे। तुमको स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में भी नहीं बताया अभी, तो हम लोग टाइम भी देखेंगे। स्पेस भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे यहाँ पे हम लोग टाइम को स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे मेमोरी को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दोनों देखेंगे, क्वेश्चंस पे देखेंगे। तब तक के लिए तुम क्या करना, जाओ और इस चीज को देखना, गूगल का थोड़ा सा हेल्प लेना है, और हम लोगों को देखना है क्या, टाइम कम्प्लेक्सिटी चार्ट, ठीक है। एक चार्ट है इंटरनेट पे, तो उसको तुम इस चीज को देख सकते हो, ये तुमको बता रहा है, ऐसा ऐसा बहुत सारा चार्ट मौजूद है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट पे स्टडी करना, कौन तुम्हारा, देखो सबसे फास्टेस्ट ऑब्वियसली एक स्टेप O ऑफ 1, ठीक है, कांस्टेंट स्टेप में काम हो जाए, उसके बाद होता है तुम्हारा log n, उसके बाद होता है O ऑफ n। तो ज्यादातर तुमको इंटरव्यू क्वेश्चंस में कोशिश करता है कि तुम जितना भी सॉल्यूशन बताओ O ऑफ n में बताओ,
लीनियर टाइम में। अगर लॉग एन में बता रहा है तो ऑब्वियसली किसी का अगर लॉग एन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये बेस्ट है, ठीक है। बहुत जगह लॉग इन तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं करेगा तो स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन सबसे ऑप्टिमल तुम्हारा O ऑफ n है। इसके बाद जो तुम्हारा कोड होने लगता है ना वो थोड़ा स्लोअर होने लगता है, n log n, n इंटू लॉग एन, ठीक है। और ऑब्वियसली ये सब तुम्हारा स्लोएस्ट में से आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे तुमको ग्राफ दिखा रहा है, एक्सीलेंट ग्रीन जोन तुम्हारा एक्सीलेंट है, ओके। गुड जोन है तुम्हारा लॉग एन, सॉरी और कांस्टेंट। O ऑफ n तुम्हारा फेयर जोन है जो तुम ज्यादातर इंटरव्यू क्वेश्चंस में करोगे आगे जाके। तुम्हारा बैड जोन आ गया O ऑफ n log n से, और हॉरिबल ये सब तुम्हारा हॉरिबल है। n फैक्टोरियल देखो स्लोएस्ट में है तुम्हारा, ओके। और उससे कम है तुम्हारा 2 to the power n। याद रखना कभी भी तुम इस रेंज में नहीं आना चाहोगे, लेकिन मे भी कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जो इस रेंज में एग्जिस्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें करना ही नहीं है, ठीक है। वो तुमको ऑब्वियसली दे देगा ऑप्शन कि तुमको यहीं तक करना है, ठीक है। और डीएसए हम लोग इसीलिए पढ़ते भी हैं कि अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कर पाए। अदर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ओके। तो हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अभी बिल्कुल भी नहीं देखेंगे क्योंकि क्लास का टाइम बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, तो हम लोग इसको क्विट करेंगे। और तब तक अगर तुमको कोई क्वेश्चंस होता है तो पूछो, हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे में हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और क्वेश्चंस देखेंगे। और आई थिंक कल तो नहीं, परसों लेंगे, ओके। परसों लेंगे और हम लोग क्वेश्चंस भी देख लेंगे, जो कॉन्टेस्ट में कल आया था वो भी देख लेंगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो पूछो, और उसके बाद हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। एनी डाउट? ऑल क्लियर। ओके। तो देखो अगर रिकर्सन समझ में नहीं आ रहा है तो स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। रिकर्सन थोड़ा सा है तो इजी टॉपिक, उसको अगर इजी वे में लेते हो तो इजी टॉपिक है। हम ये सब छोड़ देते हैं, हम सोचते भी नहीं है कि उसको कैसे वो मेमोरी ले रहा होगा, कैसे कॉल कर रहा होगा। हम बस इतना सोचते हैं कि मेरा जो प्रॉब्लम है उसको स्मॉलर सब प्रॉब्लम में उसको तोड़ना है, मतलब हमेशा स्मॉलर वैल्यू पे कॉल करना है, ताकि स्मॉल होगा तभी तो वो कभी ना कभी जाके छोटा होगा और मेरा बेस केस के इक्वल होगा। और बेस केस तुम्हारा नॉन केस है जिसका वैल्यू तुमको पता है, ठीक है। उसको रिटर्न करना, बेस केस में कोई फंक्शन बोल के भी कॉल मत कर देना, मतलब उस फंक्शन को नहीं करना, ठीक है। तो बेस केस रखना है तुम्हारा, वो रखना है, क्या बोलते हैं उसको, स्मॉलर सब प्रॉब्लम में कॉल करना, और उसके बाद रिकर्सन एंड हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, एक ही वर्क परफॉर्म करेगा। जब भी लगेगा कि एक ही टाइप का फंक्शन स्मॉलर वैल्यू पे कॉल हो रहा है तो उस केस में रिकर्सन को यूज करना है। और जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग देखेंगे इस चीज को, ठीक है। अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं किया, हालांकि ये दो मेन था, फिबोनाची और फैक्टोरियल, जो कि हर एक जगह बताया जाता है, तो हमने वो इसी से शुरुआत की। चलो ठीक है, आगे देखेंगे, ओके, नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस देखेंगे, और परसों होगा नेक्स्ट क्लास, ओके। गुड नाइट। और अगर कोई डाउट होगा इसके बावजूद भी तो मैसेज करना, ओके, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।